हो गई हो गई बता दो, मुझे पता नहीं चलेगा। यस सर। ठीक है, तो यूनिट 7 में एनालिसिस सारे, ईओक्यू थोड़ा सा ज्यादा, हमने ईओक्यू की डेरिवेशन भी कर ली थी, ईओक्यू की वर्किंग भी देख ली। तो ईओक्यू मतलब एबीसी एनालिसिस वगैरह भी सारे देखे। बाकी ये है कि ईओक्यू की वर्किंग, फिर उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ प्राइसिंग किया। मेथड्स ऑफ प्राइसिंग में बेसिकली हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज कॉस्ट दिया। दिस वाज यूनिट 7। फिर हम यूनिट 5 पे आए। यूनिट 5 जो है, हमें टाइप्स ऑफ कॉस्ट पता चली कि फिक्स्ड क्या होती है, वेरिएबल सेमी वेरिएबल क्या होती है, और फिर उसके बाद हमने उससे मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन निकाली। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन निकाल के हमने सारे मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस देखे, जो ब्रेक इवन एनालिसिस है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह है, वो सब देखे। थोड़ी सी हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीवी रेशियो की। दिस वाज यूनिट 5। यूनिट 6 पे आए, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल में हमने टाइप्स ऑफ बजट देखे। देखिए बजट्स को कितने तरीकों से देखा जा सकता है, इनपुट आउटपुट अप्रोच देखी। मास्टर बजट देखा। मास्टर बजट में हमने देखा कि तीन बजट, मतलब ऑल बजट्स नीड टू स्पीक टू ईच अदर। बाकी 3 बजट की हमने वर्किंग देखी, प्रोडक्शन, कैश और सेल्स। तो 3 बजट की हमारे को वर्किंग आनी चाहिए, राइट। सो प्रोडक्शन, कैश और सेल्स बजट की हमें वर्किंग आनी चाहिए। ये हमने बजट एंड बजटरी कंट्रोल में किया। तो हमारा यूनिट 5, 6, 7 ऐसे हुआ, राइट। फिर उसके बाद हम आए यूनिट 4 पे। यूनिट 4 जो है वो, यूनिट 4 में हमने कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स देखी। हमने ये देखा कि क्या कहते हैं, 3 टाइप के प्रपोजल्स हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन 3 टाइप के प्रपोजल्स को हमने इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन के लिए हमने 5 टेक्निक्स में से 2 नॉन डिस्काउंटेड थी और 3 डिस्काउंटेड थी, एंड वी वर डिस्काउंटिंग फॉर टाइम, राइट। तो जो नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक था, आपका पेबैक पीरियड और कौन सा था बताओ, काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में, 2 टेक्निक ये। उसके बाद हमने जो 3 डिस्काउंटेड पेबैक, आईआरआर, एआरआर, एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हाँ, तो 3 जो हमने डिस्काउंटेड टेक्निक्स देखी वो थी एनपीवी, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो एनपीवी था नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये तो टोटल 5 टेक्निक्स हमने देखी। ये हो गया यूनिट 4, 5, 6, 7। फिर उसके बाद हमारे यूनिट 1 पे। यूनिट 1 पे जो है, हमने क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी सीखी। हमने 4 चीजें बेसिकली देखी कि यार ये एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, और एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, राइट। सो इतनी हमने की। इतना समझने के बाद वी एक्चुअली केम टू मेकिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड हमने बनाया तो हमने देखा कि जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसको हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट पे लेके जाएंगे। तो उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में एक साइड पे लायबिलिटीज थी, एक साइड पे एसेट्स थे, और बैलेंस शीट बनानी हमने सीखी। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी आ गई। दिस वाज यूनिट 1। फिर गुड मॉर्निंग। फिर उसके बाद यूनिट 2 पे अब हम आ रहे हैं। यूनिट 2 में बेसिकली रेशियोज हैं। रेशियोज में यही जो 2 स्टेटमेंट्स हमने बनाई हैं, इसमें देखेंगे कि इसको कैसे हम असेस करते हैं। अब हम बेसिकली असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ रहे हैं, व्हिच इज योर फाइनेंशियल रेशियोज। 10 मिनट से ज्यादा लगे? बताओ। रेशियोज के साथ एनालिसिस भी होगा? रेशियोज तो अभी कर रहे हैं ना, अभी करेंगे। बट वैसे अगर देखा जाए तो अब ये सारी टर्मिनोलॉजी जो बोली और टेक्निक जो बोली, ये होपफुली सारी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है नहीं है? मोटा मोटा, या इसमें से ऐसा कोई टर्म थी जो है सर, लेकिन वही बात है सर, थोड़ा सा और हाथ थोड़े से चल नहीं रहे अभी, मतलब इसमें ज्यादा अकाउंटिंग में ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सी थी, अभी भी है मतलब। नेहा ठीक है ना? और धीरे धीरे हाथ स्टार्ट हो रहे हैं इसमें। वो तो परफेक्ट है, वो तो पूरा खत्म करके अभी तक सर कोई खत्म नहीं सर, मेरे ना बैलेंस शीट तो बैलेंस हो ही नहीं डाल बैठे सर। बैलेंस शीट अगर बैलेंस ना हो रही हो तो
वैसे तो हो जाती है जनरली स्पीकिंग, थोड़ा टाइम लगता है। नहीं और सर, एक दो हो रही है, एक दो नहीं हो रही है, जिसमें नहीं हो रही है मैं सस्पेंस अकाउंट डाल रही हूँ और बैलेंस सर ट्रेडिंग अकाउंट आ गया मुझे करना। ट्रेडिंग अकाउंट आ गया करना, वेरी गुड। बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट से ही कर रही हूँ एक दो क्वेश्चन। हाँ, तो नेहा के सॉल्यूशन ही लगभग आधी क्लास में घूम रहे हैं। नेहा के सॉल्यूशन घूम रहे हैं, गुड। नेहा, हाँ सर बिल्कुल, 3-4 बार पूछा होगा सबको, कैसा कह रहे हैं नेहा से लिया हमने, मैं कही तो मैं भी ले चुका हूँ। इसका नाम नेहा है, लेकिन नेहा निकलता है मुझसे, ऐसा क्यों है पता नहीं। नेहा की सर निकलता नेहा, है, एम से नेहा है वो तो ठीक है, लेकिन निकलता जो है वो नेहा निकलता है। नेहा निकलता है, एन एन मतलब नेहा इज मोर कॉमन ना देन नेहा, इसलिए शायद ऐसा हो जाता है। तो ये था बेसिकली, अभी तक हमने इतनी इतनी चीजें की हैं। इफ रीमा इज हियर, रीमा यू आर हियर। 19 ही बच्चे दिख रहे हैं अभी तक तो मेरे को टर्म में, बाकी सब बनेगा। नहीं, रीमा ने मेरे को बोला था कि यूनिट 3 भी करना है, यूनिट 3 हम करेंगे, लेकिन ये है कि यूनिट 3 वो जो सेल्फ उसका मेरे ख्याल से रिसर्च में अच्छा डिस्कशन करवा दिया था अभी कहीं जैसे, बट यूनिट 3 भी एक बार देख लेंगे। So unit 1 is very confusing. प्लीज। Sir, I'm saying unit 1 seems very confusing, especially when we look at those big tables, all the balance sheets and all. It's quite confusing. That is the reason why I actually took it at the end. I know कि unit 1 ना फिर confusing होता है। अगर मैं suppose unit 1 शुरू में लेता ना, तो आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा बहुत कम हो जाता, पता है। तो दैट इज वाई, ऑल्दो अकाउंटिंग इज वेरी सेपरेट, बट दैट इज वाई प्रेफर की यूनिट 1, उसमें एक्चुअली और कुछ नहीं है, उसमें टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। तो सडनली न्यू टर्म्स क्रॉप अप, एंड व्हेन न्यू टर्म्स क्रॉप अप तो उसमें ऐसा लगता है, तो वो टर्मिनोलॉजीज हैं। बेसिकली यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अब उसमें ना कि ड्राइंग्स कैसे लेंगे, आपका कैरिएज इनवर्ड्स क्या है, आउटवर्ड्स क्या है, दैट बोलो। सर आप है ना क्वेश्चन 6 जो है ना मॉड्यूल का, उसका आप एक बार सॉल्यूशन खुद करके एक बार आप है ना ग्रुप में डाल दोगे क्या सर? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बताना मेरे को जरा। तो वही जो अपन ने कल डिस्कस किया था, मैं अभी इसलिए नहीं करना चाह रही थी, वापस टाइम वेस्ट होगा, तो सर एक बार आप खुद सॉल्यूशन करके ना एक बार आप डालना ना सर। डन डन डन। अभी मैं डेस्कटॉप से लॉगिन करके ना जनरल में यूनिट 2 का सारा मटेरियल डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट मी जस्ट पुट द फुल मटेरियल ऑफ यूनिट 2 देयर, एंड यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद यूनिट 2, प्रॉब्ली विल स्टार्ट विद अ वीडियो। बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ, रेशियोज में यू विल बी गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है इन द सेंस कि the question would be like very long question, ऐसा लगेगा कि it's a very long question, but उसका आंसर छोटा होगा because it is analysis of that statement ना। तो analysis करने में the answer is probably of half a page or maybe 2-3 lines, but the question would have both the statements with you। तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होगी, उसमें से आपको डिड्यूस करना है बेसिकली। सो सर लो आ गई सही आवाज। सर सर कुछ लोग बाहर वेट कर रहे हैं लॉबी पे सर, उनको ऐड कर दीजिए। निशा भी पार हो गए। यस सर। आज नेटवर्क हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। नो, लेट मी ट्राई। ऋषभ भी बाहर हो गया, सही बात है। निधि भी बाहर है, गौरव को तो हम एडमिट ही नहीं कर पा रहे समहाउ। आशीष है, आशीष, राघव, राघव यू आर देयर? नहीं सर आशीष नहीं आशीष नहीं है शायद। गौरव एडमिट नहीं हो रहा।
गौरव क्या हो गया कल? आशीष ने एक ट्रिक बताई थी ना कि एकदम से मीटिंग एंड करके फिर मीटिंग स्टार्ट कर दो, शायद सब एंटर हो जाए। वैसा करूं क्या? गौरव कितना बड़ा है? यस सर, एक बार सर तो मनीषा ये आ गई। एनीवेज ट्राई करते हैं। So we are comfortable on time. Time is not a problem. Today is Tuesday. We've got classes till Friday. हम आज ratios in any case धीरे धीरे भी करेंगे तो शायद हो जाएगा, नहीं होगा तो कल कर लेंगे। कोई ऐसा मतलब आज स्टार्ट करेंगे, कल in all probability हमारा ratio हो जाना चाहिए। And once ratios are done, it is just unit 3, which is a half day job, and then we can pick up questions. मैं ये सोच रहा था कि we will probably pick up certain questions and do them in class itself. तो screen share कर लेंगे और word पे या कैसे भी we will do the questions whiteboard पे word पे share करके we will try that. हो गया सर, गौरव भी हो गया ज्वाइन। और भी हो गया सर क्या? तो मेरे को अपलोड करने लो। आज हर जगह नेटवर्क इशू आ रहा है। अब तो मैं अपने इसमें आ गया हूँ, केबिन में आ गया हूँ एंड लैपटॉप से ये अच्छा सर, एक बात और करनी है सर। बेशक हाँ, मैं देखो, एक तो ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत तो देखो मेरी आपको ये, तो सर कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए सर, सबको 40 मार्क्स पहले से ही मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। क्या 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 सबको सबको 40 नंबर पहले से मिलने चाहिए एक एडवांस पे। हाँ सर, फाइनेंस में और बायोस्टैट्स में स्पेशली। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, मैंने मार्क्स कितने बोले? कम से कम 40 मार्क्स तो पैसे मिलने चाहिए सबको। 41 फेल है बेटा। मतलब ऐसे ही मतलब 40 तो मिलने चाहिए सबको। 40 फेल है सर वो नहीं, 10 तो हम ले आएंगे ना। 40 आप पहले से एडवांस में रखो, फिक्स रख दो, वेरिएबल कॉस्ट की तरह फिक्स कॉस्ट की तरह 40 फिक्स रख दो कि इतना तो आप दोगे। यार बाकी इस 10 के हम लिए ले मैं तुझे लेंगे पहले ही थैंक यू बोल रही हूँ वेरिएबल। नहीं लेकिन एक चीज बताओ, 40 कैसे? 30 तो इंटरनल असेसमेंट है, तो 30 से ज्यादा तो वैसे ही फिक्स नहीं हो सकता। और इंटरनल असेसमेंट का क्या करना है? कैसे इंटरनल असेसमेंट का करना क्या है? सर आप सबको 30 आप बताओ सर। मतलब हाउ यू वांट योर इंटरनल असेसमेंट टू बी जज्ड? नॉर्मली तो मिड टर्म असेसमेंट लेते थे, आप लोग कैसे करना चाहोगे? असाइनमेंट से तो बोल रहा हूँ, जैसे आप तो 100 मार्क्स का पेपर लेते हो ना सर। पेपर तो सर 100 मार्क्स का है ना, तो इंटरनल असेसमेंट भी होगा। हाँ नहीं होना चाहिए था, अब होगा इन द सेंस कि कैसे हो पाएगा बताओ? तो माय आइडिया वाज कि 100 मार्क का एंड का मतलब एंड का जो 70 मार्क का पेपर होता है उसमें वी कैन इंक्लूड दिस 30 आल्सो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर यू कैन इधर तो सर वही 30 मैं नंबर कह का रहा हूँ, असाइनमेंट ले लो सर, जो वो 70 का पेपर। नहीं सर, वो जो 100 मार्क्स का हाँ सब एक एक करके उसका डायरेक्ट पेपर में सब फेल हो जाएंगे सर। उसके बाद वेरिएबल और फिक्स्ड इज 30 है। बाय द वे एग्जाम की बात आप 46 करो। अगर एग्जाम की बात हो रही है तो ये आइडिया है कि 50% शुड बी इन बोथ। इंटरनल्स में भी 50% होने चाहिए और एक्सटर्नल में भी 50% होने चाहिए। तो दैट इफेक्टिवली मींस कि आपको 15 आउट ऑफ 30 एंड 35 आउट ऑफ 70 आपको स्कोर करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर 30 ऑन 30 है तो आपको 70 में सिर्फ 10 स्कोर करने हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। You have to score 50%. लुकिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो, आप 100 मार्क्स का पेपर सेट करने वाले हो, ठीक है ना सर? ये मेरा भी आइडिया था, मैं तो ओपन फॉर डिस्कशन हो गया ना ये। सर आप 100 मार्क्स के पेपर में केस स्टडी कुछ इंक्लूड कर दीजिएगा तो थोड़ा इजी भी हो जाएगा। rather than numericals and ये सब मतलब maths related, मतलब numbers related, you can give a case study also, so it will get easier थोड़ा।
स्टडी हमने या तो फिर करो केस स्टडी, करोगे केस स्टडी, क्योंकि केस स्टडी फॉर अ फाइनेंस पेपर वुड बी लाइक कि अ कंपनी इज गोइंग थ्रू बैड फाइनेंशियल सिचुएशन, दीज आर द बुक्स, मतलब केस स्टडी वैसे होती है, इट विल बी लाइक दैट। सो एट द एंड ऑफ इट ऑल आपको केस स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी, मतलब इट विल रिक्वायर फाइनेंशियल working also, and we have not done case studies, so case studies करनी है तो case studies कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। anyways think about it, and और मे बी सर थ्योरी बेस्ड थोड़ा मतलब कि कुछ कहीं ये पे काम करो सर, कुछ नहीं, यूनिट 3 में से 3 को 20 नंबर के, यूनिट 3 में से होगा वो। अच्छा चेक करो, देखो जनरल में यूनिट 3 में से चेक करो सब प्लीज। मैंने जनरल में हाँ, मटेरियल्स में यूनिट अपलोड किया है, अपलोडिंग हो रहा है, वैसे भी अपलोडिंग 5 आइटम दिखा रहा है, might take a minute or so. So also, so you are saying 100 marks में से 50 marks are going to be minimum to pass, 50 out of 100. So Sorry, sir, I didn't get you. yes, that is what I'm saying, Reema. So 50 is the minimum passing marks, and that is for finance for every course which you have attended. 50% is passing, 50% में से क्या कहते हैं actually इसका actual division क्या है according to AICTE? AICTE says 30 marks is internal assessment, 70 marks is end term, and you need to score 50% in both the internal assessment and the end term, so that makes it 15 out of 30 and 35 out of 70, and the total comes out to be 50. So it has to be 50 out of 100 to pass, and this is true for every course which you have taken, not just finance, right? So ये मतलब सबके लिए ट्रू है, ये तो पता ही होगा, नहीं पता था क्या? यस सर, पता है सर। हम कह रहे हैं काम करना सर, आप असाइनमेंट दे देना जो हम आराम से घर पे बैठ के कर सकेंगे, और है ना वो इंटरनल असाइनमेंट नहीं हो सर, जाएगी। ठीक, आप काउंटर पे मुझे टेस्ट वेस्ट मत लेना सर, आप दे देना क्वेश्चन, हम कर देंगे आराम से 2-3 दिन में। ठीक है। सर के दिमाग में गाना बज रहा हो, गोलमाल है वही सब माल है। नहीं असाइनमेंट हो जाएगा ना सर, वो तो मतलब करेंगे ही ना सर बच्चे, तो आराम से एक दिन तो देना ही ना सर, मतलब एक दिन आराम से। ओके ठीक है। Very honestly, internal assessment, I also don't have a very fixated idea. I would have loved to have a sort of midterm assessment. हेलो, मैंने कहा very honestly, I am open to ideas for the internal assessment because of the fact that I would have also loved to have a midterm assessment. Midterm assessment हम करके ना, we could have iron out the issues. लेकिन हम unfortunately because of this situation शायद हम midterm assessment करेंगे नहीं, हम सिर्फ final एक end term करेंगे। तो अगर हम final end term कर रहे हैं तो असाइनमेंट चाहिए तो असाइनमेंट ले लो, या तो 30 मार्क्स का, लेकिन फिर देन इट हैज टू बी डिफरेंट असाइनमेंट फॉर एवरीबॉडी, इट कैन नॉट बी सेम असाइनमेंट फॉर एवरीबॉडी। तो या नहीं तो सर फिर तो कॉमन, हाँ सर फिर तो फिर भी सर मतलब हमें टोटल मतलब 100 में भी 50 लाने पड़ेंगे, मतलब अगर हम अभी असाइनमेंट नहीं करें तब भी। हाँ, तब 100 में 50 इज बेसिक मिनिमम टू पास, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा अब चेक करो, देखो यूनिट 2 आया, दिख रहा है? यूनिट 2 जनरल फाइल्स क्लासरूम मटेरियल्स, उसमें यूनिट 2 का फोल्डर देखो, सबको दिख रहा है? दिख रहा है सर। सर जी सर
सर ये और भी टर्मिनोलॉजीज आएंगी कि एग्जाम में जो भी अकाउंटिंग्स में आती हैं अभी? We've covered most of them, I think. Sir, you are not audible. Vikram, we've covered most of them, I think. नहीं? कौन सी terminology? Unit 1 की बात कर रही हो ना? हाँ जी, हाँ जी। बस I think that is just about it. If you actually go through Unit 1 carefully, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा. ठीक है? जी सर। Unit 1 में maximum terminologies हैं, उससे ज़्यादा होंगी नहीं. So Unit 1 should have most of the terms. चलो start करें ratios. Sir, just a request, sir. बताइए please. Sir, can you please एग्जाम में थोड़ा थ्योरी प्लीज ऐड कर दीजिएगा. बाकी यूनिट्स में भी जैसे there are these different models in unit 7. वैसे हर चैप्टर में there is some bit of theory part as well. कहीं पे differences है, कहीं पे कुछ है, तो थोड़ा बहुत आप ऐड कर दीजिएगा rather than just giving number based problems. Reema, believe me, you will have a tough time answering theory out of this. अगर आप थ्योरी मतलब it's easy to work it around, मतलब क्या कहते हैं, since the working is simpler than actually attempting theory. मतलब I assure you ऐसा ही है. मतलब थ्योरी अटेम्प्ट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. It would be tougher to, क्योंकि हमने वैसे भी देखो ना, हमने टर्मिनोलॉजीज वगैरह पे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड किया. We have spent more time towards working of things ना, then actually going through the terms in depth. और मतलब मैंने ऐसा कोई भी चीज़ कराई है जिसमें मैंने बोला कि the difference between this and this is like that. मतलब differences in theory part पे हमने बहुत कम time spend किया. We spend more on working. That is one thing. The second thing is कि real life में when you actually go out there, working will help you. And your concern is passing, isn't it? ऐसे ही है ना? कंसर्न पासिंग ही है ना इस समय. तो पासिंग के लिए तो मैंने बताया था ना, you actually have choice of 5 out of 7. So there can be a situation. 5 out of 7 means you already have a theory unit in between, which is unit 3. And 5 out of 7 means that probably out of 7 units, you probably don't like 1 or 2. You can just go through it, but maybe not be perfect with it. You just have to be perfect with 5 and you score 100%. If you're perfect with 5, you score 100%. And and there will be step marking also. Step marking भी होगी. So passing मुझे नहीं लगता इतना बड़ा challenge होना चाहिए, because there will be step marking. You've got choice 5 out of 7. So that should not be a concern. मुझे लगता नहीं वो concern होना चाहिए. बाकी ये है कि अगर मैं थ्योरी डालूंगा तो हमने उस हिसाब से पढ़ा ही नहीं है. We have not studied the course according to that. I have been stressing कि more on working कि you should know the working of this, and that is how your real life will also treat you. Real life तुम्हें बजट बनाने को बोला जाएगा. तुमसे कोई ये थोड़ी पूछेगा कि बताओ मेरे को imposed versus participatory बजट का difference क्या है. Nobody will ask you that. They'll exactly tell you prepare a cash budget. So जब हॉस्पिटल जाओगे, किसी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो तुम्हें तो you have to work your way around that, ना? नहीं? So this is more aligned towards real life situation than your examination. And passing examination would be easy since there will be choice and there will be step marking. ठीक है रीमा? Okay. Yes, sir. तुमने मैथ्स कब छोड़ी थी ये बताओ. कुछ बच्चे रह गए थे जिनसे इंटरेक्शन फर्स्ट डे नहीं हुआ था. आई थिंक रीमा वाज वन ऑफ देम. Yes, sir. 10th के बाद से नहीं पढ़ी. It is just that fear of numbers which is just creeping in. Yes, sir. Like I'm clear with my concepts and all, but the fear of number is not going. So the basic idea is handbook अच्छे से कर लो. Fear of numbers will also go off. Just do the handbook properly. That's it. If need be, do it twice, thrice, 4 times. Your fear will definitely disappear. ठीक है? चलो. एक मिनट मैं एक वीडियो चलाने की कोशिश करता हूँ. Just give me a minute. हमारा रैम्बो को भी पढ़ा रही है साथ में. हाँ जी, Rishabh, you are still the presenter?
यस सर। ओके चलो मेरे को स्टार्टेड शेयरिंग। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा इसमें वॉइस आएगी नहीं आएगी देखते हैं एक बार। मैंने वो शायद नहीं किया ऑन। जब स्क्रीन शेयर ऑन करते हैं देखते हैं, अगर वॉइस नहीं आई तो दोबारा से करेंगे। 4 types of ratios, right? And देखो आवाज आएगी कि नहीं आएगी। आई आवाज क्लियर थी? What? Anybody? नो। एक बार थोड़ा सा चला के देखता हूँ, दिखाता हूँ, देखो वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। मुझे तो आ रही थी इसलिए पूछ रहा था। देखो आ तो रही है फिलहाल। ठीक है, आ रही है आवाज? सर नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं आ रही सर। नहीं आ रही, ठीक है, कुछ नहीं होता, देखते हैं। वीडियो दिख रहा है? जी हाँ सर। सर। ओके, एक फिर इसका मतलब है नई नई चीजें सिखा रहे हो ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो ऑप्शन कहाँ गया भाई? इंक्लूड कंप्यूटर ऑडियो करके एक ऑप्शन आता था ना। अब वो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, इंक्लूड कंप्यूटर ऑडियो। चलो ठीक है, लेट्स कि आएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाने की कोशिश। सो वीडियो चलने देते हैं, धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली 4 टाइप के रेशियोज हैं, ठीक है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। द फर्स्ट वन, as and when they come, I'll try to explain it to you. And ratios actually is very vast, right? So this is not exhaustive. So what I mean to say is, हो सकता है कुछ बुक्स में आपको कुछ और टाइप के रेशियोज मिल जाएं, लेकिन उसका बेसिक एसेंस वही रहेगा। कि जो बेसिक एसेंस ऑफ दोस 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज है, वो बेसिक एसेंस समझने की कोशिश करना, मोर देन एनीथिंग एल्स। अगर वो बेसिक एसेंस समझ में आ जाएगा तो यू आर डन विद रेशियोज, राइट? तो लेट अस ट्राई एंड फाइंड कि ये 4 टाइप के रेशियोज कौन से हैं, राइट? So basically, ratios, we will, and it's a very small kind of a video, it is hardly minutes. It'll just give you a brief about ratios, its types, its uses, why, how do we use ratios, what are the ratios, okay? And basically, a ratio is an arithmetical term, normally a division, right, of 2 factors. So basically, you're dividing something and you're arriving at a relationship, right? So you're trying to understand the relationship between one part to the other part. That is one thing. And then ratios most commonly are used for comparison of things. So you can compare it. You can compare various things. You can compare your company in different quarters, different time periods.
You can have an intercompany comparison. You can do that with accounting ratio, right? But essentially, it is an arithmetical term which is defining a relationship between two things, right? So this example is what I've been giving you again and again. Screen to clear hai na for everybody? Screen is clear? Yes or no? Yes, sir. सर रुक Okay. रुक कर आ रहा है हाँ रुक रुक के आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, मैं बीच बीच में मैं भी रोक रहा हूँ, तो मैं बस समझा, मतलब ये चलता जाएगा, मैं समझाता जाऊंगा. तो थिंक ऑफ इट लाइक अ मूविंग पीपीटी की तरीके से ना मैं समझा दूंगा आप लोगों को. द ओनली थिंग इज ऋषभ, एक ख्याल रखना है, लॉबी में कोई एंटर कर रहा होगा तो उसको एंटर करवा लेना प्लीज, कोई फिर लॉबी में वेट कर रहा होगा. और दूसरा ये है कि वॉइस नहीं भी आ रही तो कोई डोंट वरी अबाउट इट. माय दिस स्लाइड एंड माय वॉइस शुड बी क्लियर टू यू. दैट इज द केस ना, आपको ये दिख रहा है और मेरी आवाज आ रही है, क्लियर? ऐसा हो रहा है? यस सर ठीक है. सो अब ये क्या कह रहा है कि रेशियोज हमें पता है कि अरिथमेटिकल टर्म्स हैं व्हिच इज डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2. ये कह रहा है कि एंड दिस एग्जांपल आई हैव गिवन यू अर्लियर आल्सो कि सपोज देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ वन कंपनी व्हिच इज लाइक 1 lakh rupees, the other company the profit is 1,50,000. So suddenly with the first look ऐसा लगता है कि 1.5 लाख का प्रॉफिट ज्यादा है as compared to 1 lakh का प्रॉफिट, राइट? बट रेशियोज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये 1.5 लाख का प्रॉफिट ज्यादा है कि नहीं है, और मतलब which one is in a better position, right? So as of now the example is profit of 1 lakh versus profit of 1,50,000. So initial impression 1,50,000 is more than 1 lakh, right? सर वीडियो नहीं चल रही है क्या कह रही हो मैं? नहीं सर इतनी देर से चल नहीं रही थी वीडियो इतनी देर से चल नहीं रही थी, ठीक है, और वॉइस आ नहीं रही थी तो समझ में नहीं आया ना. तो उसने वही कहा कि हमें फर्स्ट लुक में लग रहा है कि 1.5 लाख रुपए ज्यादा है 1 लाख रुपए से, लेकिन हम बाकी सब फैक्टर्स इग्नोर नहीं कर सकते कि You are not audible. Hello? हेलो हाँ निधि. सर की आवाज नहीं आ रही ना? नहीं. ओके back in, I think I was out now. Back in हुआ नहीं हुआ? आवाज आ रही है? यस सर ये वही नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, थोड़े बहुत चलेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है. थोड़े से नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं आज, कोई वो नहीं है. द ओनली थिंग इज कि अभी तक हमने रेशियोज की बात स्टार्ट की है. वी जस्ट स्टार्टेड विद रेशियोज.
ratios arithmetical term hai, which is defining a relationship between 1 and 2. It went on further to say that it is a profit if you see a initial profit of 1 lakh versus 1,50,000. So 1,50,000 looks higher, but we are still not talking about ratios. So हमें नहीं पता कि किसमें कितनी capital investment हुई है, किसमें कितना अभी उधार बाकी है, कितना creditors को देना है, कितना debtors से लेना है. So all those picture is not clear to us, right? So if suppose उस वीडियो में नहीं था, but if suppose एक में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है एंड दे आर अर्निंग 1,50,000, इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हुआ है, राइट? एंड अगर सपोज 1,50,000 भी सेम है, 1,00,000 में अगर सपोज अभी आपके क्रेडिटर्स बहुत हैं, आपको आपकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, इफ सपोज योर लाइबिलिटीज इज मोर देन दैट विल ईट इनटू योर 1,50,000 प्रॉफिट. So eventually you'll have to look at your profit and loss statements and balance sheet to arrive at a conclusion कि वो 1 लाख ज्यादा है, मतलब 1 लाख बेटर है या 1.5 लाख बेटर है, right? So that is what it said. अब हम आगे चल रहे हैं types of ratios पे, uses of ratios पे, right? So we will see the uses of ratios and the types of ratios. Okay? क्या दिख रहा है सामने सबको? Why we need to understand ratio? Yes, so ये है, ठीक है. Why do we need to understand ratios, right? Give it a minute. Give it a minute. So basically it is analysis of financial statements. Okay, so you will get your profit and loss statement, you'll get your balance sheet. So you're practically doing analysis of financial statements. And why you are doing that is you want to simplify those financial statements and you want to create an understanding ki which balance sheet is better against which balance sheet. So definitely there is a comparative study, right? And every industry has an ideal ratio. If for example जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, डेट का मतलब क्या होता है? उधार. और इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी इज कैपिटल जो कि आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न अपना क्रिएट किया है. सो डेट टू इक्विटी रेशियो आइडियली 1 कंसिडर करते हैं, दैट इज इंडस्ट्री नॉर्म कि उधार इतना होना चाहिए जो कि आपका इक्विटी कवर कर पाए, राइट? इसकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ेगी भी, बट देन देयर आर इज द डेट टू इक्विटी रेशियो, द आइडियल स्कोर ऑफ दैट रेशियो इज 1. ना तो उधार ज्यादा है ना इक्विटी ज्यादा है. इफ सपोज सिर्फ मैं डेट और इक्विटी रेशियो की अगर बात करूं, अगर मेरा उधार ज्यादा बढ़ जाएगा तो डेट इज ऑन द न्यूमरेटर, तो मैं रेशियो विल गो फॉर मोर देन 1. सो अगर मैं सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो की बात कर रहा हूं तो इसका और इट इज मोर देन 1, सो दैट मीन्स कि मेरे पर उधार बहुत ज्यादा है और मेरी इक्विटी शेयर होल्डिंग उस हिसाब से बहुत कम है. एग्जैक्टली उल्टा अगर होगा, लेस देन 1 होगा, तो दैट मीन्स आई हैव नॉट गिवन आउट लॉट ऑफ इक्विटी, इट्स स्टिल इन द प्राइवेट हैंड्स. 1 या 2 लोग उस कंपनी को पूरे चला रहे हैं और उधार उस पर कम है. सो आइडियल रेशियो 1 है. ज्यादा होगा इसका मतलब आपके पास उधार ज्यादा है. अगर वो 1 से कम होगा तो दैट मीन्स कि you are actually not using your assets well, right? So this is मतलब a brief
थिंग, मतलब आइडियल रेशियो वर्सेस एक्चुअल रेशियो भी कंपेयर कर सकते हो, राइट? कर क्या रहे हो आप? you're putting some figures against some figures and you're trying to create one numerical value out of it, right? So this is what a ratio is, and this is the reason why we need to understand it. आगे चलते हैं. So other uses of ratios are you can actually understand the trend. Trend का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या हुआ है, मतलब पहले से क्या चलता हुआ आ रहा है और उस हिसाब से हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. Where are we coming from and where are we going? That is what the trend is, right? So these ratios can tell you कि मेरा profit जो है वो against my asset बढ़ रहा है कि घट रहा है, right? And it will give you a comparative analysis over a period of time. That is what a trend is called as, planning and forecasting. रेशियो के हिसाब से यू कैन एक्चुअली डू एडवांस प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. आप फोरकास्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होने वाला है, राइट? मेरे प्रॉफिट बढ़ेंगे, घटेंगे, मेरे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, घटेंगे, एंड थिंग्स लाइक दैट. यू नो, यू विल बी एबल टू टेल कि मैं फ्यूचर में हाउ वुड द कंपनी लुक लाइक. Loopholes identification. So you can actually find out places where you can improve upon. You know where you are doing well, so you can strengthen that. जहाँ आप कर रहे हो वहाँ पे आप उसको क्या कहते हैं, you can strengthen that thing. So loopholes identification is the other thing which you can do with ratios, right? Now there are 4 types of ratios, and it will get into that, right? So अब 4 टाइप के ratios देखते हैं. अच्छा, एक चीज और है, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो भी जो मैंने अभी अपलोड किया है उसमें ये वीडियो भी अपलोडेड है, राइट? सो वंस द क्लास इज ओवर, वंस यू हैव टाइम, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन. सो दैट इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम. बस अभी समझने की कोशिश करो, दैट इज द ओनली थिंग, राइट? सो अभी तक हमने रेशियोज क्या देखा? इट्स एन अरिथमेटिकल टर्म which in which you are मतलब you are trying to find relationship, right? And for better understanding of the business, that is what exactly ratio is doing. And better understanding of the business will come through all of these things, right? Analysis of financial statements, comparative studies, ideal ratios versus actual ratios, trend, you can forecast, loopholes identification. ये सारे ratios के uses हैं, right? So these are the 4 types of ratios, right? और ये पिक्टोरियल मेमोरी रखना चाहो तो पिक्टोरियल मेमोरी रख लो. फर्स्ट इज जो वाटर है ना, दैट इज योर लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विड होता है ना वाटर, तो लिक्विडिटी रेशियो, राइट? लिक्विडिटी रेशियो एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करता है, राइट? इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट हाउ गुड यू आर टू कवर योर करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज क्या थी? करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स याद है? कोई भी, एनीबॉडी? The current assets. करंट लायबिलिटीज मतलब आपकी जो इमीडिएटली बिल्स पेएबल हैं, इमीडिएट मतलब विद इन अ ईयर जो भी आपको पेमेंट्स करनी है, दैट इज पार्ट ऑफ योर करंट लायबिलिटीज, राइट? And current ratios, current assets are basically those which are
which is Can be readily transferred to cash. can be transferred to cash. Perfect. So it can be transferred to cash immediately. So cash being the most liquid current asset, and other things which can easily be converted to cash. So basically जो first वाला है ना, that is liquidity ratio, जिसमें पानी बना हुआ है. Right? Liquidity ratio आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी liability, how good are you to cover your liabilities. आपके पास कितना कैश है कि आप liabilities तुरंत पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, right? So liquidity ratio is talking about your current situation. That would your current assets be sufficient to cover up your current liabilities? That is your liquidity ratio, पहला वाला जो पानी बना हुआ है, right? सेकेंड जो एस बना हुआ ना, ये कौन सा है? सुपरमैन वाला एस दिख रहा है सबको? सुपरमैन वाला एस स्लाइड दिख रही है ना? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो ये जो सुपरमैन वाला एस बना हुआ है, ये है सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो जो है ना, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की बात करता है. आपके डिबेंचर्स 10-15 साल में जो आपको पे करने हैं, तो इट इज टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. सो योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज शुड बी कवर्ड विद योर ऑल योर एसेट्स, टोटल एसेट्स. तो अगर आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कैसे कवर होंगी? सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली पिक्चर में आता है. बोथ ऑफ देम आर सॉल्वेंसी रेशियोज एक्चुअली. मतलब लिक्विडिटी रेशियो है, बट दिस इज टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. बात कर रहा है कि आपको आज, कल, परसों, 6 महीने में आपके हाउ गुड आर यू टू कवर अप योर लायबिलिटीज. सॉल्वेंसी रेशियो बात कर रहा है लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की. हाउ गुड आर यू टू एक्चुअली कवर योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, राइट? The third one is your profitability ratio, the bag of profit, right? So the third one is profitability ratio. It is actually telling you that what profit you are generating, it is taking how much of your assets, how much of your volume. मतलब आपसे वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कितनी मेहनत हो रही है, कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितनी सेल्स हो रही है, कितनी आपके एसेट्स लग रहे हैं, राइट? सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वुड बी टेलिंग यू प्रॉफिट अगेंस्ट व्हाट. आप जो जनरेट कर रहे हो प्रॉफिट, इसमें कितनी ज्यादा मेहनत लग रही है, राइट? एक्टिविटी रेशियो वुड बी टॉकिंग अबाउट योर साइकिल्स, योर टर्नओवर रेशियोज. मतलब इसको टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं. आपकी साइकिल कितनी शॉर्ट है या कितनी लॉन्ग है. मतलब कुछ बिजनेसेस में आपकी साइकिल्स बड़ी लंबी होती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इमीडिएट रिटर्न्स नहीं आते. बिल्डिंग गेट्स कंस्ट्रक्टेड और हाईवे गेट्स कंस्ट्रक्टेड इन 18 months टाइम, 2 years टाइम, 3 years टाइम. तो वो 2-3 साल बाद आपको क्या कहते हैं, प्रॉफिट दिखना शुरू होगा. बट टिल अबाउट 2-3 times, टिल 2-3 years, जब तक वो बिल्डिंग बन रही है या हाईवे बन रहा है, आपको उसका प्रॉफिट नहीं नजर आएगा. सो एक्टिविटी रेशियो आपको वो टर्न ओवर टाइम बता रहा है कि आपका साइकिल कितना है. आपने अपने क्रेडिटर्स को पैसे, मतलब आपको क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, तो आपको 1 महीने में देने हैं, 2 महीने में देने हैं, 6 महीने में देने हैं, साल भर में देने हैं. आपको डेटर से पैसे लेने हैं. वो साइकिल कितनी लंबी है? आपको 15 दिन में पैसे मिलेंगे, 30 दिन में मिलेंगे, 60 दिन में मिलेंगे, 1 साल में मिलेंगे. सो ऑल टाइप ऑफ टर्नओवर्स वो आपका एक्टिविटी रेशियो डिफाइन करता है. सो 4 टाइप के रेशियोज है प्रीडोमिनेंटली. इसके अंदर बहुत टाइप के हो सकते हैं, बट लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये 4 टाइप के रेशियोज हैं, राइट? फिर से रिपीट कर रहा हूँ. लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी. टॉकिंग what is going in to generate that profit, and activity is telling about your turnovers, कि turnover आपका कितना है, right? So stock turnover भी होता है, आप कितनी जल्दी माल कंज्यूम कर रहे हो. So stock turnover भी would also be a part of this. Clear हुए ये 4 टाइप के रेशियोज? नाम क्लियर हुए? डेप्थ में जाने से पहले 4 टाइप के रेशियो. Is solvency and capital structure ratio the same? हाँ, सॉल्वेंसी कैन बी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स क्या हुआ? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि आपने आपके टोटल एसेट्स कितने हैं. सो सॉल्वेंसी बेसिकली विल टेक टोटल एसेट्स इनटू अकाउंट एंड टोटल लायबिलिटीज इनटू अकाउंट.
So capital structure ratio definitely would be a part of your solvency ratio. ठीक है. Okay. टर्मिनोलॉजीज थोड़ी बहुत अलग होंगी, वो भी डिबेट वो देखेंगे आपके हैंडबुक में, शायद थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज अलग होंगी, राइट. तो एक एक करके आता है, तो हैंडबुक से कंपेयर करते हुए चलते हैं. लेट अस जस्ट कंपेयर इट विद हैंडबुक आल्सो. अच्छा, ये मैं बीच में भी बोला था कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है लिस्ट. प्लीज ये चीज ध्यान रखना. दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव नाइदर ऑन दिस वीडियो नॉर ऑन योर हैंडबुक. सो द एसेंस ऑफ रेशियो शुड बी क्लियर टू यू. ठीक है, मतलब हो सकता है 4 रेशियोज जो यहाँ पे लिखे हैं वो आपके हैंडबुक में ना लिखे हो, और जो आपके हैंडबुक में लिखे हो वो यहाँ ना दिख रहे हो. यहाँ 4 में से हो सकता है एक आध कोई ऊपर नीचे हो, राइट. लेकिन सेंस ऑफ रेशियो यही है. सेंस ऑफ रेशियो है मींस लिक्विडिटी विल टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, your current liabilities. Solvency will talk about long term liabilities. Profitability will tell you profit against what kind of effort, and activity will tell you your turnover. It can be turnover of anything, right? So essence इसका यही रहेगा, and you can then pick up anything and everything from the balance sheet and your profit and loss statement, and you can create, you can check it. ये बेसिकली चेक पॉइंट है ना. आप असेसमेंट कर रहे हो, आप असेसमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हो. तो जब आप असेस कर रहे हो तो आपको व्हाट आर यू असेसिंग फॉर. So if you're actually assessing for current liabilities, you're actually talking about liquidity ratio. If you're actually talking about long-term liabilities, you're talking about solvency ratio. Capital structure ratio definitely would be a part of your solvency ratio. If you're talking about profitability against what? Against something, against capital investment or something like so. Profit would definitely be part. So और कुछ हो ना हो, लिक्विडिटी में करंट लायबिलिटीज डेफिनेटली होंगी, सॉल्वेंसी में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डेफिनेटली होंगी, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट अगेंस्ट समथिंग होगा, और एक्टिविटी में टर्नओवर होगा, टर्नओवर ऑफ एनीथिंग. सो इट विल जस्ट टेल यू कि इसका टर्नओवर साइकिल कितना है, राइट. थोड़ा सा बेटर हुई अंडरस्टैंडिंग 4 रेशियोज की. यस सर. तो एक एक करके लेंगे भी रेशियोज को. वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि एक एक करके रेशियोज. सो बेसिकली द आइडिया इज अरिथमेटिकल टर्म्स हैं, आपको रिलेशनशिप बताने की कोशिश की जा रही है, और ये 4 तरीकों से आप ये क्या कहते हैं अरिथमेटिकल रिलेशनशिप्स डिफाइन कर सकते हो. लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिट अगेंस्ट व्हाट, एंड एक्टिविटी इज टॉकिंग अबाउट टर्नओवर, राइट. चलते हैं आगे देखते हैं. तो let us take up liquidity ratio first. पहले हम liquidity ratio लेते हैं. So, as I was telling, now this is the first one, liquidity ratio, right? And again, this video is there on unit 2. मैंने वहाँ पे भी डाल दिया है. बाकी liquidity ratio is assessing your short-term financial position, ability to meet your current liabilities, right? Important क्यों है? Important इसलिए है, इन भाई साहब ने भी वीडियो में यही बोला कि आप किसी न किसी से अपना बिजनेस रन करने के लिए कुछ ना कुछ सामान उधार पे लेते हो, या आप किसी न किसी से इंटरैक्ट कर रहे हो कि गिव अस क्रेडिट. So it might be bank also for loan. So for them, liquidity ratio is very important because they would like to know that whether you will be able to pay that EMI or not. Do you have that much sufficient cash with you कि आप EMIs pay कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? So the idea is your current assets, right, should be sufficient to cover up your current liabilities.
करंट एसेट्स में the most famous three current assets are cash, marketable securities. So cash तो है ही, cash in hand, cash at bank. Marketable securities means जो आप तुरंत बेच के कैश में कन्वर्ट कर सको. So that is your marketable security. कुछ भी जो बेच के आप तुरंत आप कैश में कन्वर्ट कर सको. इन्होंने एक चीज और भी बोली थी, that current asset should be converted into cash at no loss. So there is no loss also when you are actually selling that thing off. आपको जल्दबाजी में हड़बड़ी में बेच के उसको नुकसान नहीं होना चाहिए. You should have no loss at the end of the day. So marketable security is the second one. Third one is bills receivable. So you've already provided services to few people and you are supposed to get that amount back. So third one is bills receivable. But bills receivable के साथ एक वो हल्का सा hitch होता है. You are not sure whether you will be able to receive 100% of the bills or not. वो आपको हर समय रहता है कि मेरे को 100 रुपए रिसीव करने हैं, तो मे बी आई विल बी एबल टू रिकवर ओनली 90 मे बी जस्ट 95, राइट. सो वो बिकॉज ऑफ दैट नो लॉस है ना, तो नो लॉस के साथ वो नहीं होता. मे बी यू इनकर सम अमाउंट ऑफ एनपीएस, सम अमाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देयर. सो इसलिए हम उसको थर्ड उसमें रखते हैं कि बिल्स पेएबल वुड बी थर्ड. बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बिल्स पेएबल बोल गया, बिल्स रिसीवेबल. तो आपको जो पैसे मिलने हैं दैट इज थर्ड, right? So these are the three places where you can actually which you can look and you can utilize to cover your current liabilities. So if you have sufficient liquidity with you, if you have sufficient cash, sufficient marketable securities, sufficient bills receivable, you'll be able to meet your current liabilities. Liquidity ratio यही short term financial position देखने की कोशिश कर रहा है, that how prompt will the payment be made. ठीक है, चले आगे देखें कितने टाइप्स के हैं ये. चलते हैं. ठीक है. अब इसमें इसने दो टाइप बताए, लिक्विडिटी रेशियो दो टाइप के, करंट एंड क्विक. आपके शायद हैंडबुक में 3 लिखे हुए हैं, ऐसा है? देखो एक मिनट हैंडबुक. यस हाँ, सर, yes, sir. एसिड टेस्ट. Asset test 3 लिखे ना. सो करंट रेशियो क्या देख रहा है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, यही देख रहा है. यस सर. सो करंट रेशियो देख रहा है कि आपके एसेट्स न्यूमरेटर पे है, लायबिलिटीज न्यूमरेटर पे है. एसेट आपका न्यूमरेटर पे है, लायबिलिटीज आपकी डिनोमिनेटर पे है, राइट. करंट रेशियो देख रहा है कि आपके करंट एसेट्स आपकी करंट लायबिलिटीज को कवर अप करने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है. अब करंट एसेट्स में तीनों चीजें आती हैं, मतलब आपका आता है कि कैश भी आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आएगा, बिल्स रिसीवेबल भी आएगा, राइट. सो बेसिकली यू हैव टाइम विद यू. So the current liabilities need to be paid over a period of time, maybe a month, maybe 3 months, maybe 6 months, right? So you have time with you. आप marketable securities अपना timely बेच सकते हो, आप अपना bills receivable timely receive कर सकते हैं, you can cover up your current liabilities, right? So current ratio का मतलब यही है. Current ratio is current assets by current liabilities, right? But suppose if somebody is not willing to give you time, वो कह रहा है कि नहीं, आई कैन नॉट गिव यू सेल्फ, राइट. सो देन व्हाट हैपेंस इज यू विल बिल्स रिसीवेबल जिनको आपने पहले ही टाइम दिया हुआ है. यू हैव टोल्ड देम कि भाई आप आराम से 6 महीने में मेरे को पेमेंट कर देना. यू कैन नॉट गो आफ्टर देयर लाइफ एंड यू कैन से कि नहीं यार मेरे को तो आगे पेमेंट करनी है, मेरे को 1 महीने में पेमेंट करो. दैट पर्सन विल से यू गेव मी 6 months टाइम, सो हाउ कैन आई मेक द पेमेंट 1 month, राइट. So then comes your quick ratio. Quick ratio means it is not considering bills receivable as your current asset. It is considering only your cash and your marketable securities as your current assets. जो भी आपके पास कैश है वो करंट एसेट में कंसिडर होगा, जो भी आपके पास
मार्केटेबल सिक्योरिटीज है जिसको आप बेच के तुरंत कैश ला सकते हो, वो आपका क्विक रेशियो में कंसिडर होगा, वो आपका करंट एसेट में कंसिडर होगा फॉर क्विक रेशियो, ठीक है। So current ratio means you're considering all the current assets and all the current liabilities. For quick ratio, out of those three current assets, you are not considering bills receivable, right? That makes quick ratio. Quick ratio would be only your cash plus marketable securities out of your current assets, and your current liabilities stand as it is. और छोटा कर दिया हमने टाइम पीरियड। हम पहले करंट में बात कर रहे थे कि 6 महीने में हमारे को हम कितना कवर अप कर सकते हैं, क्विक रेशियो में हम बात कर रहे हैं कि हम 1 महीने में कितना कवर कर सकते हैं। सेम वे एसेट रेशियो, जो एसेट टेस्ट वो व्हेन देयर इज द पर्सन हु हैज गिवन यू मनी, ही स्टैंड्स ऑन योर हेड विद अ डंडा कि भाई मेरे को तो अभी पैसे चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जा रहा। सो दैट इज योर एसेट टेस्ट रेशियो। सो एसेट टेस्ट रेशियो में आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज का टाइम भी नहीं है, यू आर जस्ट कंसीडरिंग कैश। ऐसे लिखा हुआ है उसमें सर। इसमें ना क्विक रेशियो में कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस नेट अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ है, और एसेट टेस्ट रेशियो में कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी लिखा हुआ है। बट द आइडिया इज कि करंट में आपके पास टाइम है, जितना आपने सोचा था 6 महीने साल भर का, उतना आपके पास टाइम है करंट रेशियो में, राइट। Quick means कि the time has reduced. It is now 1 month. You have to pay within 1 month, so you will actually look at your quick ratio. And asset test ratio means you do not have time at all. Suddenly, a person with a stick in the hand is standing on top of your head and saying कि मेरे को पैसे दो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, right? So then your asset test ratio comes into account, right? So asset test ratio means कि कैश तुरंत आपने देना ही देना है। सो वॉट एवर इज कैश। अब यहाँ कह रही है कि उसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी लिखा हुआ है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बेच के तुरंत कैश मिल जाता है, इसलिए वो एसेट टेस्ट रेशियो का पार्ट होगा शायद। बट दिस इज द आइडिया, करंट, क्विक एंड एसेट टेस्ट। करंट में 6 महीने का टाइम, क्विक में 1 महीने का टाइम, और एसेट टेस्ट में बिल्कुल भी टाइम नहीं, राइट। सो इफ योर एसेट टेस्ट रेशियो इज ऑल्सो मोर देन 1, अगर आपका एसेट टेस्ट रेशियो भी मोर देन 1 है, दैट मींस you'll be able to cover up that liability immediately. Any time this ratio is going less than 1, that means your liquidity position is not that great, है ना। ये हो सकता है कि एसेट टेस्ट रेशियो में आपका लेस देन 1 हो, क्विक में 1 हो जाए, या क्विक में भी अगर लेस देन 1 हो और करंट में 1 हो जाए। समझ में आया मैंने क्या कहा? नेहा, कैश एट बैंक है, मेरी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, मेरी क्या कहते हैं बिल्स रिसीवेबल है, तो मेरे को पता है मेरा पैसा आना है, मेरे पास कुछ बेचने के लिए सामान है, वो मैं बेच दूंगा तो मेरे को कैश मिल जाएगा। बट द आइडिया इज इट हैज टू बी एट नो लॉस, राइट। एंड देन डेफिनेटली कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, देन डेफिनेटली मेरे बिल्स रिसीवेबल है जिनको मैंने बोला हुआ है कि मेरे को पैसे दे देना। सो दीज आर माय करंट एसेट्स। एंड लिक्विडिटी रेशियो इज टॉकिंग अबाउट कि whatever your current liabilities are, how well are you able to cover up those liabilities? So it is basically current assets by current liabilities. अब 3 टाइप के रेशियो यहाँ पे 2 बता रहा है, आपके हैंडबुक में 3 है कि करंट, क्विक एंड एसेट टेस्ट। करंट इज सेइंग दैट यू शुड बी एबल टू कवर अप योर लायबिलिटीज एज पर योर प्लानिंग। आपने अगर 6 महीने का प्लान किया है तो आप अपनी करंट एसेट्स देखो, अपनी करंट लायबिलिटीज देखो, और उस हिसाब से आप अपना प्रोविजनिंग करो कि भाई मैं अपनी सारी लायबिलिटीज 6 महीने में कवर अप कर दूंगा, जिसको जो पेमेंट करनी है वो मैं कर दूंगा, राइट। सो यू आर गोइंग एज पर योर प्लान। क्विक मीन्स दैट प्लान इज नाउ, मतलब द टाइम हैज बीन रिड्यूस्ड फॉर दैट प्लान। नाउ यू डोंट हैव 6 months in hand, you just have 1 month. So 1 month में suddenly your bills receivable is not the idea. क्विक रेशियो में आपके हैंडबुक में बिल्स रिसीवेबल डाला हुआ है, बताओ मेरे को एक मिनट जरा। यस सर, नेट अमाउंट रिसीवेबल है, नेट अमाउंट रिसीवेबल डाला हुआ है। तो करंट में क्या, नेट अकाउंट्स करंट में ना डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी।
ठीक है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज लिखा हुआ है, क्विक में लिखा हुआ है कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय योर करंट लायबिलिटीज, ऐसे लिखा है। सो बेसिकली सो बेसिकली द आइडिया इज कि एक महीने में जो भी आपका कन्वर्ट हो सकता है इनटू कैश, आप वो यूज कर रहे हो। एसेट टेस्ट में यू डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ बिल्स रिसीवेबल। एसेट टेस्ट में बिल्स रिसीवेबल 100% नहीं होगा, है क्या? नहीं सर, नहीं है ना, तो नहीं होगा वो। बिल्स रिसीवेबल मींस कि आपने टाइम दिया हुआ है कि भाई 6 महीने में मेरी पेमेंट कर देना, तो वो एक दिन में कैसे कर देगा? सो एनीथिंग which is cash or can be converted into cash immediately, that is part of your asset test ratio. So the idea behind current, quick asset and asset test is current is talking about 6 months, quick is talking about a month, and asset test is talking about a day. वर्किंग देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है? यस सर। सो लिक्विडिटी, सो लिक्विडिटी रेशियो आपकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बात कर रहा है। हाउ डू यू कवर अप? बोला था ना एसिड रेशियो, ना आपके पास उतने मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं कि आप बेच के तुरंत अपनी लायबिलिटीज कवर कर लो। तो जब हमारे पास इतना कैश नहीं है, इतनी मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं है हमारी लायबिलिटीज कवर करने के लिए, तो सिचुएशन तो सही नहीं है, राइट? तो या तो आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग करनी पड़ेगी, राइट? सो जो लेंडर होगा वो क्या देखेगा कि इसकी एसेट टेस्ट रेशियो गड़बड़ है, सो दैट मींस ये शॉर्ट टर्म में तो मेरी पेमेंट नहीं कर पाएगा। अगर मैं इससे इमीडिएटली पैसे वापस मांगूंगा तो ये मेरे को नहीं दे पाएगा। डेफिनेटली 1 महीने में शायद ये मेरे को लौटा दे, या 6 महीने में मेरे को लौटा दे। तो एक तरीका तो ये है कि आप कहीं से बोरोइंग करके वो पैसा रिटर्न करो। Either that is the situation. So liquidity ratio is telling you that if suppose such a situation comes in and it is less than 1, you'll have to borrow money from someplace else, right? दूसरा, या तो फिर जो जिसको आपने पैसे देने हैं, right? Whoever you have to give money to, you will like to ask for more time. कि आज तो नहीं हो पाएगा भाई साहब, अगले हफ्ते पेमेंट ले लेना, 1 महीने बाद ले लेना। So essentially your asset test ratio is telling कि you will land up in such a situation. समझ में आया? यस सर। ठीक है। So this is how liquidity ratios work. Current, quick, asset test. You're actually putting your assets against your liabilities. ठीक है। इसकी वर्किंग देखेंगे। क्विक बता दो, इसका कोई एग्जांपल दे दो। सर क्विक रेशियो बता दीजिए सर। इसका क्विक रेशियो भी बताता हूँ। एग्जांपल भी बता दो सर इनका। एग्जांपल्स तो अभी हम करेंगे यार। एग्जांपल अभी एक basically when you go to bank and you ask for loan, right? So they would actually look at your asset test ratio for their first EMI, right? So they will say कि इसकी EMI इस महीने से शुरू होनी है, तो क्या ये इस महीने की EMI दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? तो if suppose your asset test ratio is less than 1, then your loan in all probability will get rejected because you'll not be able to pay that first EMI. So loan restructuring करनी पड़ेगी। लोन restructuring मतलब जैसे तुम्हारे एजुकेशन लोन्स के केस में होता है। एजुकेशन लोन्स के केस में क्या होता है? बोलते हैं कि भैया ये बच्चा है, पढ़ रहा है, हमें पता है कि ये इस समय तो पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो जब ये पास आउट करेगा उसके कितने साल के अंदर, उसके बाद उसकी नौकरी लगेगी, नौकरी के बाद ये कितने साल के बाद पेमेंट करना शुरू करेगा? नौकरी लगते ही स्टार्ट हो जाता है ना। बट हाँ जी प्लीज प्लीज हाँ सर, नौकरी लगे ना लगे फिर भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एक so बार short term obligations we are talking about, right? short so term bank tenure will be for 10 20 30 years, sir. So bank loan is the appropriate example for this, sir. Basically it will be, I don't think so. Your question is probably valid,
कि bank loan might not be a very good example on this, but the only thing is if bank and they're looking at that, then probably they will pay your EMIs only after 6 months or a year, right? Because they also know that if we give this loan, probably the first they will not be in a position to give the EMIs immediately. Basically, what asset test ratio is telling you is that the company requires borrowing for sure, but is not in a position to meet the obligations immediately. They will be in a better position if we see the quick ratio. So if you see that in 6 months position, their position will get better. The quick ratio is more than 1. So then after 6 months, the EMIs will start, or maybe after 6 months, the payments will start back to you. Essentially, situations ही तो बता रहा है कि and the ultimate ratio for liquidity ratio would be current ratio. If your suppose current assets are able to fulfill your current liabilities, maybe in a course of time also, your loan will get approved. मतलब बैंक को ये तो पता है कि पैसे तो मिलेंगे, इमीडिएटली नहीं मिलेंगे, हो सकता है 6 महीने बाद मिले, हो सकता है साल भर बाद मिले. थोड़ा सा क्लैरिटी आई है to your question particularly? हाँ जी ऋषभ, आप क्या कह रहे थे? मैं फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ. Let me start again. So एग्जाम्पल तो करेंगे यार, अभी समझने की कोशिश तो कर. वी विल डू एग्जाम्पल्स ऑल्सो, वी विल डू लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, डोंट वरी. इसमें एग्जाम्पल हमें बहुत ज्यादा करने भी पड़ेंगे, ठीक है? बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो, एग्जाम्पल्स आएंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. Only idea is liquidity ratio is telling you you have your liabilities. How good are you to cover up those liabilities in terms of your timeline? Current ratio is current assets versus current liabilities. So if suppose your current ratio is more than 1, so that means you're good enough to cover up your liabilities, right? But the only thing is now it is a matter of time. How much time you will take, that that is a matter of discussion here now. मतलब करंट रेशियो अगर मोर देन 1 है तो आप अपनी लाइबिलिटीज कवर तो कर पाओगे फॉर श्योर, लेकिन वो पेमेंट, वो लाइबिलिटी कितने दिन में कवर होगी या कितने महीने में कवर होगी, वो देखने वाली बात है. हो सकता है उसको 6 महीने लगे, हो सकता है उसको साल भर लगे. यूजुअली दिस इज फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, सो इट इज फ्रॉम 1st April to 31st March. So if current ratio is more than 1, that means you'll be able to cover up your liabilities within that financial year. आप अपनी जितनी भी आपकी करंट लाइबिलिटीज है वो 1 साल में आप डेफिनेटली कवर अप कर लोगे. क्विक रेशियो मींस नाउ probably you don't have an year, you are loaning the person the amount, but आपके पास 1 साल का टाइम नहीं है. So for you current ratio does not make any sense. आपके लिए करंट रेशियो का कोई वो नहीं है, क्योंकि आप 1 साल तक वेट नहीं कर सकते. He has come to you and he is saying he needs money. You have these ratios in front of you. Current ratio is more than 1. So you know that he is good for the money being borrowed. अगर मैं इसको पैसा दूं तो मेरा पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन 1 साल में आएगा, राइट? आपने जब पैसा दिया, यू आर श्योर कि यार मेरी ऑब्लिगेशन जो आगे मैंने करनी है वो शायद मेरे को 6 महीने में फुलफिल करनी पड़ेगी. सो देन करंट रेशियो इज ऑफ नो यूज टू यू. You will actually look at quick ratio. So quick ratio means that you're seeing कि अगर मैं इससे 6 महीने में पैसे वापस मांग लूं या 1 महीने में पैसे वापस मांग लूं, तो मेरे को वो पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. If quick ratio is also more than 1, I am good. I can give the money and I can expect the money to come back to me. The third one is asset test ratio. This is for somebody who has already given you the money, right? And he is looking for his payment immediately. He's looking for his payment back now, right? If he looks as asset test ratio and says that it is more than 1, he knows that you're good for his money. He can always come to you and say, boss, I know you have enough cash in hand, you have enough marketable securities, kindly pay my bills, right? If suppose asset test ratio is less than 1, I am quite sure he does not have money. I can go to him and say, please arrange, I will be back in a month's time, मेरे को 1 महीने में पेमेंट कर देना, राइट? और अगर
क्या कहते हैं, if उसको बहुत ज्यादा जरूरत होगी, then he will request you कि भाई I know you don't have the money, you borrow the money from someplace else and pay me back. थोड़ा सा क्लियर हुआ? नहीं? Yes sir, clear. ऋषभ एग्जाम्पल भी दे दिया अब तो मैंने? नहीं? हो गया, मैं मना ही नहीं करता। अच्छा ठीक है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। चले नेक्स्ट रेशियो पे, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ रेशियोज पे। Yes sir. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर लिक्विडिटी रेशियो, टेलिंग यू अबाउट योर हाउ गुड आर यू टू कवर योर करंट लायबिलिटीज। तो घड़ी बना दी। देखो अब ये सॉल्वेंसी रेशियो बात कर रहा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट की हमने बात कर ली, राइट? सो नाउ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वुड बी लाइक लोन्स व्हिच यू हैव टेकन फॉर लॉन्ग टर्म and for 10 years 15 years, but they also need to be paid, right? So you will have your long term liabilities with you. Why we are not taking मतलब बेसिकली इसमें सिर्फ एक ही रेशियो ऐसा है, जैसे आपने लिक्विडिटी रेशियो में तो एवरी टाइम वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट करंट एसेट्स, राइट? करंट एसेट्स कवरिंग करंट लायबिलिटीज, राइट? Either we are just talking about total assets to debt ratio which is 1, right? पहली चीज तो ये समझो डेट क्या है। डेट इज द लोन which you have taken. डेट मतलब ये है the loan which you have taken, right? So that loan needs to be paid back. 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, जब भी होगा वो लोन पे करना पड़ेगा आपको वापस, right? So debt is your loan which you have taken, right? फंडिंग इसमें लिखा है जैसे, एंड इट वाज जनरली लॉन्ग टर्म लिया था, तो बेसिकली इट वाज टू फंड योर लॉन्ग टर्म थिंग्स। आपने मतलब लोन इस हिसाब से लिया था कि मैं बिल्डिंग खड़ी करूंगा, बिल्डिंग से मैं क्या कहते हैं, आई विल स्टार्ट द हॉस्पिटल, एंड वंस द हॉस्पिटल स्टार्ट्स फंक्शनिंग रेवेन्यू विल स्टार्ट कमिंग इन स्लोली एंड स्टेडी, जो लोन कर दूंगा। So these are not small bills, this must be a large amount, right? So this is basically external funding which you have taken to build up your business, right? And then there would have been some amount of internal funding as well, some amount of funding which you have put in, which is your capital, which is your equity, right? So इंटरनल फंड्स जो हैं वो आपका कैपिटल था, वो आपका इक्विटी था। इक्विटी इन द सेंस, कैपिटल इन द सेंस, अगर एक बंदे ने लगाया, दो बंदे ने लगाया, यू कैन रियली ट्रैक द शेयर होल्डर्स टू 1 or 2 people, so it's a private limited thing। एक दो बंदे ने लोगों ने खुल के बना दिया, मतलब मिलके बना दिया है, तो it is just 1 or 2 people, right? So then it is capital। Equity means there are a lot of people, it's a publicly listed company, बहुत सारे लोग हैं, अपने शेयर्स वगैरह डिवाइड किए हुए हैं, एंड there are a lot of equity shareholders, right? So it is a publicly limited company, so that is your internal funding। आपने कुछ external funding borrowing की हुई है और
इंटरनल फंडिंग लगाई हुई है। इंटरनल फंडिंग हो सकता है आप कैपिटल से भी लगाई हो सकता है आपने उस हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न बना दी हो, इक्विटी इशू कर दी हो। इंटरनल फंडिंग और एक्सटर्नल फंडिंग क्लियर हुआ? यस और नो? डेट क्लियर हुआ? आगे ना फिर आगे सर चलेंगे ना। रिपीट कर दे सर एक बार। ओके ठीक है। थैंक्स। हाँ राघव भाई, मतलब हमारा बहुत टाइम है, आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, हमने जिस दिन बिजनेस स्टार्ट करने की सोची थी, हमने ये सोचा था कि हम हॉस्पिटल चालू करेंगे, उस दिन हमारे को कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए था वो हॉस्पिटल स्टार्ट करने के लिए। हमें लैंड खरीदनी थी, हमें बिल्डिंग बनानी थी, हमें मशीनरी लेनी थी, तो हमें पैसा चाहिए था उस समय। तो उस समय हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे? मैं अपनी जेब से जितने पैसे लगा सकता था मैंने लगा दिया, राइट। अब उसके बाद भी मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैंने ये बोला कि ठीक है यार, मैं अपना कुछ ना कुछ शेयर बेच देता हूँ। कल को मैं 100 रुपए की जगह जो 100 रुपए कमाऊंगा, मैं किसी और से बोलता हूँ कि तुम भी पैसा लगा दो, तो 50 रुपए तुम ले लेना। तो दैट बिकम्स योर इक्विटी। तो नाउ बोथ आर इक्वल पार्टनर्स एंड दे आर होल्डिंग इक्वल इक्विटी, राइट। एंड दिस कैन गो ऑन। सो अगर एक बंदे ने खोला है या एक ट्रस्ट ने खोला है, इट बिकम्स अ प्राइवेट थिंग, मतलब प्राइवेट लिमिटेड हो गई वो, है ना। अगर बहुत लोगों ने उसमें पैसा लगाया है तो वो पब्लिक लिमिटेड हो गई। अगर सपोज आपने इक्विटी भी इशू कर दी, उसके बाद भी आपको पैसे की जरूरत पड़ी कि आपने इक्विटी भी इशू कर दी, एंड नाउ इक्विटी की भी एक लिमिट होती है ना। यू कैन नॉट इशू 100% ऑफ इक्विटी। अगर 100% ऑफ इक्विटी आप इशू करोगे सपोज, तो देन द बिजनेस इज नो लॉन्गर योर्स। आपको एटलीस्ट 50% स्टेक तो अपने पास रखना पड़ेगा कि आप उसके ओनर कहला सको, राइट। सो यू कैन नॉट डाइल्यूट इट फॉर मोर देन 49%। 51% आपको अपने हाथ में रखना पड़ेगा। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो आपने कर दी, अब उसके बाद भी आपको पैसे की जरूरत पड़ी। जब आपको और पैसे की जरूरत पड़ी, आपने बोला कि मैं लोन ले लेता हूँ, ये लोन मैं चुका दूंगा धीरे धीरे। आपने बैंक को अप्रोच किया कि भाई ये हम हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं और इसमें क्या कहते हैं पैसा लगेगा, 10 साल के बाद हम आपका ये ओरिजिनल जो है पैसा लौटा देंगे। तो दैट बिकम्स योर डेट, दैट इज योर लोन, दैट इज अ लोन ऑन यू नाउ, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ योर एक्सटर्नल फंडिंग। इंटरनल आपने सारा पैसा लगा दिया, एक्सटर्नल आपने ले लिया, अस्पताल खड़ा हो गया, अस्पताल अप एंड रनिंग हो गया, राइट। लेकिन 10 साल बाद 15 साल बाद जो आपने उधार लिया था वो आपको लौटाना तो पड़ेगा ही। इंटरेस्ट आप धीरे धीरे दे रहे हो, बाकी आपको मेजर जो आपने उधार लिया है वो आपको 10 साल बाद लौटाना है। दिस इज योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दिस इज योर डेट, दिस इज योर लोन विच यू हैव टू बी पेड बैक, राइट। अब इस 10 साल में आपने अपना बिजनेस कैसे रन किया और आप वो लोन चुकाने की पोजीशन में होगे कि नहीं होगे, या हो कि नहीं हो, ये आपको सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। सो इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नाउ, कि जो आपने उधार लिया है वो आप चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे। ये छोटा मोटा उधार नहीं है, बड़ा उधार है। जब हम लिक्विडिटी रेशियो की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज होते हैं छोटे मोटे बिल, धोबी का बिल हुआ, एक थोड़ा सा ये आपके रनिंग मटेरियल्स का बिल हुआ। यहाँ पे आप बात कर रहे हो जब आपने बिजनेस शुरू करने के लिए आपने पैसा उठाया था। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्लियर हुआ, डेट क्लियर हुआ, इंटरनल एक्सटर्नल फंडिंग क्लियर। जी विजय माल्या जैसे विजय माल्या, बहुत सारे ऐसे मोदी, ये वो वाला डिबेट है, ये वो वाला डिबेट है। हाँ, वो उन्होंने भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के हिसाब से उठाया था, उनको पे करना चाहिए था वापस, बट अनफॉर्चुनेटली वो 10 साल में उनके साथ क्या हुआ कि उस 10 साल में उनका बिजनेस सही से नहीं चला, या उन्होंने सही से नहीं चलाने की कोशिश की। तो 10 साल में जब उनको पेमेंट वापस करनी थी तो वो वापस पे नहीं कर पाए, है ना। तो ये जो तुम एग्जांपल ले रहे हो, वो प्रोबेबली वो 10 साल में वो लोन पे नहीं कर पाए। उनके सॉल्वेंसी जो है, फिर अगर कोई पे नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, फिर वो बिल्डिंग बिकेगी, वो अस्पताल बिकेगा, वो लैंड बिकेगी, और जब बिक के पैसा आएगा वो उससे क्या कहते हैं वो उधार चुकाया जाएगा। ऐसे ही होगा ना, आदमी खुद ही बिक जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो वो चीज जब है ना, वो आपका बता रहा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, कि आपने कितने एसेट्स हैं और कितना आपके ऊपर उधार है। क्या सब कुछ बिक के भी आपका उधार जो है डेट वो कवर हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज योर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो।
राइट। डेट टू इक्विटी रेशियो इज कि कितनी आपने इक्विटी इशू की हुई है, कितना आपके ऊपर डेट है, राइट। And I told you this earlier when we were talking about ideal ratios versus actual ratios. Ideal debt to equity ratio is always 1. It means that you should not have loan more than your equity. If your loan is more than your equity, debt equity ratio goes more than 1. आपका एक से ज्यादा अगर बढ़ गया डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका मतलब आपके पास उधार ज्यादा है, उतनी तो आपकी इक्विटी भी नहीं है। बेसिकली इट इज अ स्ट्रगल बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंड। मतलब इंटरनल फंड आपके पास थे 5 रुपए, ये जेपी वाला केस है अगर बात करें तो। अगर आपके पास 5 रुपए थे, आप अगर 5 रुपए पे 5 रुपए का ही उधार उठा रहे हो, तो कभी ना कभी आप मतलब लिक्विडेट करके वो 5 रुपए पे कर सकते हो। अगर आपके पास 5 रुपए थे और आपने 50 रुपए का उधार उठा लिया, तो आप पूरे भी बिक जाओगे तो कवर कर पाओगे इक्विटी? बताओ। नहीं सर, सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज टेलिंग यू दिस कि आपके पास कितने का उधार है और आपके पास कितने रुपए थे। सो फॉर बेसिकली लोन बुक ऑफ 5 rupees you should have an equity also of 5 rupees or more. So ideal debt to equity ratio, it should always be less than 1. Ideal is 1. If it is more than 1, that means that you have taken up more loan then you can repay any day. So ये debt to equity ratio है। आपके बुक में भी debt to equity ratio लिखा हुआ है, हाँ कि ना? ये बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज की बात करता है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, It says total liabilities on shareholders' equity. हाँ ठीक है। सो टोटल लायबिलिटीज ओवर शेयरहोल्डर्स इक्विटी, राइट। सो बेसिकली दिस इज योर फाइनेंशियल लेवरेजिंग, राइट। डेट टू इक्विटी रेशियो क्लियर हुआ? पहले तो ये बताओ, इसमें अभी तक जो मैंने बोला समझ में आया? क्या बोला मैंने? हाँ सर। मेहा? Yes, sir. Amit sir, you there? I am here, sir. Okay. What I'm saying is making sense, sir? Yes or no? It is, sir. It is making sense. Okay. ठीक है sir. So that was your debt to equity ratio. This is your first. So essentially solvency ratios are talking about your long-term liabilities. Now total assets to debt ratio means how much is the total assets, and 2 मतलब assets जो हैं numerator में हैं और your debt is on your denominator, right? So how much assets you have and how much debt you have. If suppose you have more debt than your total assets, मतलब बिकने के बाद भी, टोटल बिकने के बाद भी अगर आपके पास उधार उससे ज्यादा होगा, your total assets to debt ratio would be less than 1, more than 1? बताओ। More than 1, नहीं less than More than अगर उधार ज्यादा है तो मोर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा? less than 1. हाँ, लेस देन 1 होगा ना, डिनोमिनेटर आपका ज्यादा फिगर हो गई, so it will be less than 1. So when you are actually talking about a total assets to debt ratio of less than 1, that means even your total assets will not be able to cover your total debt, right? So this is your total assets to debt ratio. हैंडबुक में ये है कि नहीं है? The other thing is कि all these ratios might not be in handbook and all the ratios of handbook might not be here. ठीक है, सो अगर कुछ डिफरेंसेस होंगे तो विल डिस्कस इट आउट। लेकिन मुझे लगता है जहां तक लिक्विडिटी रेशियो की बात है, लिक्विडिटी रेशियो में वहां पे एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ था, यहाँ पे नहीं था। और डेट टू इक्विटी रेशियो तो 100% आपके हैंडबुक में है। टोटल एसिड्स टू डेट रेशियो मेरे को याद नहीं है कि उसमें है कि नहीं है। सर डेट है बट वो ना टोटल बताओ मेहा, कौन टोटल एसेट दे रखा है सर? टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट टू डेट रेशियो नहीं है सर। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो नहीं है, टोटल डेट टू एसेट्स दे रखा है। हाँ, टोटल डेट नॉमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में एसेट्स है। उल्टा करके दिया हुआ है।
यस सर। अगर उल्टा करके दिया होगा तो आइडिया वही है कि whether your total assets will be able to cover up your debt, right? So idea is that only, but the only idea then if suppose it is debt upon total assets, so if debt is more and assets are less, then the ratio, अगर debt to asset ratio में निकालूं, will be more than 1. यस सर। है ना? मतलब बेसिकली आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा हम रेशियो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस रेशियो में हम कौन कौन सी चीजों को यूज कर रहे हैं और उससे क्या निकल के आएगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी, राइट? यू विल हैव टू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. There will be no spoon feeding. The only thing is now you know what are current assets, you know what is debt, you know what is your liability, right? So you'll have to create you have to be sure how you are using the ratio, which ratio is being used, and what would be the significance. तो अगर आपके हैंडबुक में उल्टा भी लिखा हुआ है, so that just means कि if it is debt to total asset ratio means debt is उधार जो मेरे को पे करना है, and my total assets is what I have created. Suppose it is asset, debt to total asset ratio will be more than 1 in case the debts are more. It will be less than 1 in case your assets are more. समझ में आया मैंने क्या कहा? यस सर। ठीक है. अच्छा, now the other two are proprietary ratio. Proprietary means the person who has actually opened the firm, right? So that is actually the proprietary ratio. So proprietary ratio means कि proprietary ratio शायद आपके उसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? No sir. It's not given. Okay. So proprietary ratio essentially is it is similar to your debt to equity ratio, but instead of all the equity which we have issued, you're just considering the proprietary part. Proprietary means the person who has started the company, right? The person who has the major stake in the company, is he good enough to cover up all the debt or not? So that would be significance of your proprietary ratio. कि जिस बंदे ने कंपनी स्टार्ट की है, is he good enough to pay the loan which he has taken? So basically it will be debt to the proprietary, debt to capital basically. So whatever the owner has invested in it, right? So it is not talking about the whole equity, it is just talking about the proprietary, the person who has opened the company, right? Interest coverage ratio दिया हुआ है वहां पे. I think interest coverage क्या एक बार मेरा फिर से बोलो. proprietary ratio, debt to capital basically. Capital means जो भी proprietary का होगा. तो suppose अगर मैंने 100 रुपए लगाए हैं कंपनी में, 50 रुपए मैंने लगाए हैं और मैंने बाकी सब 50 रुपए जो हैं वो मैंने इक्विटी इशू की हुई है. तो जो 50 रुपए मैंने इक्विटी इशू की हुई है वो मैं कंसिडर नहीं करूंगा. मैंने जो 50 रुपए लगाए हुए हैं मैं सिर्फ वो कंसिडर करूंगा और उसके बेसिस पे मैंने कितना उधार लिया हुआ है मैं वो कंसिडर करूंगा. सो डेट टू प्रोप्राइटरी द ओनर्स कैपिटल. ओनर्स कैपिटल टर्म यूज करते थे ना, ओनर्स कैपिटल कितना है? यस सर. है ना? तो डेट टू ओनर्स कैपिटल वुड बी योर प्रोप्राइटरी रेशियो. ये तो टोटली लायबिलिटी हो गई, कैपिटल भी लायबिलिटी है, लोन भी लायबिलिटी, तो अपन रिकवर कैसे करेंगे? बेच के. You will have to sell the company. That is the only way. Liquidation है ना. Solvency का वैसे भी मतलब पता क्या होता है? Solvency का मतलब होता है कि अगर ये कंपनी बिक जाए तो what good the company would be off, right? So बेच के ही कवर हो पाएगा और कोई तरीका नहीं है. ओके सर. ठीक है. अच्छा, देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिया हुआ है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मींस जो भी आपने डेट लिया हुआ है उसका एक इंटरेस्ट हो रहा होगा. सो वेदर यू आर गुड इनफ टू कवर दैट इंटरेस्ट और नॉट. क्या आप इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? दैट इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट किससे कवर करोगे? प्रॉफिट से, है ना? तो इट विल बी
जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो और प्रॉफिट जो आप जनरेट कर रहे हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है आपके हैंडबुक में? तो यहाँ पर टाइम इंटरेस्ट अर्न कुछ करके है, उसमें दे रखा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। Basically, interest coverage ratio means कि you have taken the loan, the debt is there on you, and you have to actually pay that interest, and whatever that interest is has to come up from your profit. So जितना भी आप profit earn कर रहे हो, वो profit आप is it good enough to cover up your interest or not? So profit should be more than your interest. In any case, if suppose profit after taxes is not good enough to cover your interest, right? तो इसका मतलब you are not even able to pay the interest of the funding which you have taken. आप सिर्फ उसका इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रहे हो। तो अगर आप इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में उसको डेट को उतारोगे कैसे? तो एटलीस्ट यू शुड बी गुड इनफ टू पे इट्स इंटरेस्ट थ्रू योर प्रॉफिट्स। दैट इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूलाज देख लेते हैं। बस ये है कि मेरे को ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ कि ना? बताओ सर। इंटरेस्ट कवरेज का फॉर्मूला एक बार फिर से बता दीजिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का एक्चुअल फॉर्मूला तो होना चाहिए कि इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ये होना चाहिए बेसिकली कि so if suppose interest is less and profit is more, it will be less than 1. If suppose interest is more and profit is less, it would be less than 1, I think. The interest will be on the numerator and your profit after taxes would be on denominator. हैंडबुक में क्या लिखा है मेरे को पता नहीं है। हैंडबुक में क्या लिखा है मेरा? सर ये टाइम इंटरेस्ट सेम ही है क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये दोनों सेम है क्या सर? टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड मींस कि टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो में फॉर्मूला क्या है सर? उसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। हाँ, सो इंटरेस्ट एक्सपेंस मींस कि जो आपने इंटरेस्ट देना है उस कैपिटल का, और जो न्यूमरेटर पे उसमें दिया हुआ है दैट इज योर प्रॉफिट बेसिकली। क्या लिखा है उसमें? द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर है? यस सर, अर्निंग बिफोर। आफ्टर होना चाहिए। ये टैक्सेस तो आप पे करोगे ही करोगे ना, दैट शुड बी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। सो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस मींस कि योर नेट प्रॉफिट एज net profit should be able to cover your interest which you're paying on the debt. हाँ जी, please बताइए। So there is one more formula, sir. Debt to capital ratio. Debt to capital ratio. The debt to capital ratio is your proprietary ratio then, because that is talking about your owner's capital. So that is your proprietary ratio. Shareholders. वहाँ पे debt to capital दिया हुआ है, debt to proprietary ratio exactly talks about that only, debt to owner's capital. So debt to capital ratio would be your proprietary ratio. सर यहाँ पर पीछे ना क्वेश्चन है जहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला दे रखा है ओनर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। तो फिर ये कैसे हुआ? एक मिनट, हैंडबुक शेयर करो, ये 4 लिख लो कहीं पे, ठीक है? लिख ली, ये 4 लिखो। डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियो, कवरेज रेशियो, ठीक है? आइडिया इज डेट इज योर लोन, राइट? equity is what you have issued, equity capital. So it's a publicly listed company. Whatever you have issued, that is your equity. Debt is your loan which you have taken, so external funding, right? Equity is actually your internal funding. Debt, total assets, you know. Now this is talking about total assets. जितने भी total assets हैं. Debt again you know. Proprietary means owner. Proprietor is an owner, right? So proprietary ratio would always talk about owner's capital. Interest coverage ratio. Interest coverage ratio is actually telling you that what interest you're paying on the external fund, is that getting covered or not. So that needs to be covered from profit itself.
वो आपका प्रॉफिट से कवर अप होना चाहिए, राइट? सो and we are talking about solvency ratio, we are talking about long term liabilities. In liquidity ratio we were talking about short term liabilities. इतना याद रखना, liquidity ratio means short term liabilities, solvency ratio means long term liabilities. वो आपकी current assets और current liabilities की बात कर रहा था, ये आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंडिंग वर्सेस मतलब इसके बारे में बात कर रहा है. इट इज टॉकिंग कि हाउ विल यू एक्चुअली पे ऑफ योर एक्सटर्नल फंडिंग, right? So whatever loan you have taken, whatever debt you have taken, how will you pay back that? So it is talking about that. अब एक मिनट हैंडबुक शेयर करते हैं, ये चार देखते हैं उसमें किस नाम से दिए गए हैं या दिए भी गए हैं कि नहीं दिए गए हैं. लेट अस जस्ट चेक दैट क्विकली. We'll just check. सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का एग्जांपल में भी फॉर्मूला दे रखा है, उसमें भी यही अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्जेस. ओके, एक मिनट देखते हैं यहाँ पे कहीं पे आपकी हैंडबुक होगी. हेलो हाँ जी बोलो. सर ऋषभ फिर बाहर हो गया, उसको सर एडमिट कर दीजिए. ऋषभ भी बाहर हो गया. यस सर. ओके, सो मैं हैंडबुक शेयर करने लगा था. रुको एक मिनट. आप लोगों की हैंडबुक वर्ड फाइल खुलते हुए दिख रही है? हाँ कि ना? यस सर. सर पेज नंबर ना है कौन सा बताओ? 26 सर, पेज नंबर 26. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये हम कर रहे हैं. अच्छा, लिक्विडिटी, ये चार टाइप के रेशियोज हैं. लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज. कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इज योर सॉल्वेंसी रेशियोज, राइट? सो जो जिस पे हम अभी अटके हुए हैं, राइट? सो हाउ आर द ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स फाइनेंस्ड, हमने कैसे वो एसेट्स बनाए हैं. हाउ एबल इज द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक ऑन न्यू डेट, मतलब अगर और पैसे की हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, राइट? लिक्विडिटी रेशियो की जो हमने बात की, करंट रेशियो में basically there are three types. Your current ratio, quick liquidity ratio में there are three types: your current ratio, quick ratio and acid test ratio. Then you come to your solvency ratios, right? ये वही capital structure ratios है, वहाँ पे चार थे, right? So same ही है. Liabilities to डेट और इक्विटी में डिफरेंस क्या है? डेट और इक्विटी में डेट इज even though it is for 10 years 15 years, debt is still considered as a short term loan. The reason है कि इक्विटी तो हमने इशू कर दी, तो इक्विटी विल कीप ऑन चेंजिंग इट्स हैंड. मतलब वो कोई ना कोई इक्विटी जो है खरीदता रहेगा, बेचता रहेगा, राइट? कंपनी में वो पैसा रहेगा ही रहेगा until and unless we actually plan for a buyback. डेट हमें 10 साल 15 साल में लौटाना पड़ेगा, राइट? सो the shareholders equity is always considered as long term capital. So that is here to stay with us, right? So ये जो company है, sir, like the big companies, like let's say Reliance, and if we say the owner, so Mukesh Ambani would have say equity of 10 to 15%, बाकी तो public के पास होगी, sir. Right, sir. So now once we are saying shareholder equity, won't it be the full valuation of the company? मतलब there won't be like उनके पास तो minus take है, in any case.
Sir, the idea is always that equity you have issued, right? And you know that it is with different people. There are different shareholders to it, right? And so, are So you in a in are these you, companies so like आज की डेट में हम इसका मुकेश अंबानी का भी वैल्यूएशन लेते हैं, it is based on how many share he holds of that particular company. True. So in effect, the 100% value of the company is divided into equity, and that is how it is valued. That is my understanding. उसके अलावा भी there is something which we are not counting. सर व्हाट यू आर सेइंग उसी में बस थोड़ा सा ट्विस्ट है. आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, बट थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि व्हाट हैपेंस इज सपोज आई एम होल्डिंग द मिनी मतलब फॉर मी नॉट टू लूज द कंट्रोल ऑफ द कंपनी. अब अगर सपोज मैं मुकेश अंबानी के पास 10% है, राइट? So 90% of the people, somebody can actually just take up 90% of the stake and claim that since I have 90% of Reliance Industries shares, I'm the owner now. It can be done, right? So there can be a position where there is a hostile takeover of the company, right? Sir, my question is, जो हमारा denominator है, sir, that is shareholders equity. So my confusion is, as I understand, the company is mostly equity, is all equity only. That is, it is divided into shares. So shareholders equity, won't it be the total valuation of the company? No, it will not be. वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ. It will not be. Now think of a company from a starting point of view, and then we'll come to Mukesh Ambani, right? We'll come to Mukesh Ambani also. लेकिन the day the company is starting, the idea would be that I invest 100%, and मतलब the way business is done is I invest 100%, and the company gets started, and I eventually take up all the profits because it is my idea. That is the ideal way of doing business, right? Now, since I do not have all the 100% capital available with me, my first choice would be कि let me have certain amount of shareholders with me, and now instead of 100%, I would actually be willing to take 50% of the profit and distribute 50% as shareholder. So according to the equity pattern, I will have 50% distributions in my shareholders, and that will be my shareholders equity, right? So I have effectively, the ideal thing would be to hold at least 51% of the company. 51% of the company hold करना would be ideal. 49% की मैं equity issue कर सकता हूँ. Then sir, 51% will be proprietorship. आइडियली ऐसे ही होना चाहिए. उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि अगर मैं 51% होल्ड नहीं कर रहा हूँ, 50% इज गिविंग मी ऑल द वोटिंग राइट्स, इट इज गिविंग मी द कंट्रोल ऑफ द कंपनी. इफ सपोज आई डाइल्यूट इट एनी फर्दर, there would always be a risk that somebody else takes up the 51% and the company's control is lost. And this has happened in past to Steve Jobs. Steve Jobs was actually thrown out of Apple. Does anybody know that? Yes, sir. So Steve Jobs actually lost the control of the company. He was thrown out of Apple, and then he had to actually create Pixel and other things, and then he actually merged Pixel with Apple, and that is how he actually regained his control. So the idea is equity is also loan. The only thing is कि equity has its permutation combination. Sir, again, somehow I'll revert to you, but my basic doubt still remains. Even if I have got 1% equity, let's say I've got in Reliance, I've got 10 shares costing 10,000 rupees. Right. Then I'm a part owner in that amount percentage. Okay. So but equity comes with voting rights, na sir? नहीं, voting right is what you are saying, that absolutely makes sense, sir. कि वो
what you are talking of is hostile takeovers and other things. That makes sense. I am talking about this debt to equity ratio. Now, shareholders' equity, even if the owner is majority stakeholder, then his equity should be part of this. Why not? For few companies, it will be. The simple answer to your question would be, if suppose that is the case, then definitely it will be. But the only thing is, then there has to be no owner's capital into it. It has to be 100% shares and 100% equity needs to be divided. There is absolutely zero owner's capital, or and there are companies like that also, just 100% is distributed according to equity. In that particular case, now your second question should be that in that particular case, your debt to capital ratio and debt to equity ratio should be same, or debt to capital ratio should not exist. ऐसे ही होना चाहिए ना? नहीं, sir, because there is no owner's capital in that. So इसमें now assets, is it assets same as equity? Assets would be, I think. No, assets are not same as equity. Assets are definitely not same as equity. Assets is what your company, land, building. Equity is more towards your profit. कि profit जितना होगा वो equity distribution के हिसाब से होगा. So it is basically ownership of that company. Equity is telling you about the ownership of that company, and assets is telling about the valuation of that company. So a hospital might be valued at 100 crore rupees, but equity would mean that if at the end of the day, Hello. is what I own. Thank you. Okay. मैं घर पे ही सर आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो का ना आप एसेंस अगर समझ गए तो आप मेरे ख्याल से समझ जाओगे. एसेंस ये है सर कि क्या मैं और इक्विटी इशू करूं या मैं और डेट लूं, राइट? पापा का तो if suppose फिर भी मतलब चल रहा है ट्रीटमेंट वगैरह. अच्छा है, जिसका अनम्यूटेड है. मेरा एक बार अभी गई थी ना एग्जाम दिलाने गई हूँ और उसके Okay. So now I've muted all. Debt to equity ratio, the essence is, should I issue more of equity or should I issue more of debt? Equity does not come to me at interest cost. Equity comes to me at the cost of my profit. If suppose I generate profit, it will be distributed as per my equity. But when I take debt, it is a loan which needs to be repaid. Suppose if I actually started a company and I've got 100% equity with me, right? I can always issue 10% equity, 5% equity, 20% equity. I can go on increasing and giving out my equity and not take any debt. मेरे को equity में advantage क्या मिल रहा है? Equity में मेरे को advantage ये मिल रहा है कि अगर future में मेरे को profit हुआ तो मैं उसको equally distribute कर दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं करूंगा. That is how equity will work. But debt कैसे work करेगा? Debt मैं loan की तरह ले रहा हूँ, तो चाहे मेरे को profit हो चाहे न हो, मेरे को लोन तो रीपे करना ही पड़ेगा. So debt to equity ratio is telling me कि do I have more of equity with me or more of debt with me? More of debt with me would always means that my long-term liabilities are more, and more of equity means my long-term liabilities are less. So even if with 100% equity, right? 100% equity means what? Now 100% equity means कि मैंने सारा जितना मेरे पास equity था मैंने सब कुछ issue कर दिया है. I have no scope for issuing further equity. Now, if suppose there is any funding requirement which I am not able to fulfill from my profit, I will have to take on debt. I do not have any other option, right? If suppose I had some part of equity with me, I could have issued equity so that I do not pile on that debt. For the simple reason, equity में मेरे को advantage ये है, मेरे को pay सिर्फ profit से करना है और debt में मेरे को loan repayment करनी ही करनी है. थोड़ा बहुत अमित सर? Yes, I'll read further. I'll get more clarity on this. Okay, so basically it is like whether you have issued debt more or whether you have issued equity more. So जो हम मुकेश अंबानी का केस कह रहे थे, that has happened over a period of time, and probably last 3 months were very proactive in that when they got funding from a lot of parts and a lot of equity got distributed. This is exactly what they did. They actually instead of taking up more loan,
they wanted to make it a debt-free company. If you would have been reading the newspapers, it actually was the efforts were towards making it a debt-free company, right? So they actually are focusing that the business environment is becoming challenging. We do not know risks Jio will face. We do not know what kind of risks Reliance Mart will face, Jio Mart, Reliance Mart will face. So let's bring in some key players to fund this business, and if suppose there is profit, we will distribute accordingly. क्योंकि Jio को भी challenge है with lot of platforms, 5G coming in, and there are a lot of hardwares and software issues. So they wanted to keep it debt free. They could have actually used they could have taken loans. Probably वैसे तो उनका operations इतने ज़्यादा हैं, they would have required lot of funding of places. But अगर वो लोन लेने भी जाते, हो सकता है उनको उतना लोन कोई दे ही नहीं पाता. Maybe that could have been the case, right? So the idea is, do we issue more of equity, or do we issue more of debt? So, or do we take on more of debt? Debt has a disadvantage. It has to be repaid 10 years, 15 years down the line, but it needs to be repaid. Equity has an advantage that it talks only about profit sharing, nothing else. So it's always a balance. The idea is you should have less loan and more of equity. हाँ जी मेहा बताओ. मेहा बोलो. मैं बाहर हूँ क्या? आवाज नहीं आ रही? Hello. We can hear you. आवाज आ रही. अच्छा, somebody was out. So Amit sir, that is the idea. So whether you issue more of debt, बोलो. मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरा. क्या हुआ? डेब्ट में जैसे लोन सर अभी भी नहीं आ रही. अब आ रही है. हाँ बोलो. हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी सर, जैसे डेब्ट इक्विटी के अंदर क्या आएगा, जैसे अपन कैलकुलेशन में लेंगे. इक्विटी के अंदर क्या आएगा? समझ रहे हो उसमें? मेरे को एक्चुअली तुम्हारी ना वॉइस क्रैक कर करके आई है, लेकिन इक्विटी के अंदर क्या आएगा? जो पेड अप शेयर कैपिटल आपके बैलेंस शीट में लिखा हुआ था ना, कहीं जगह पे लिखा हुआ था पेड अप शेयर कैपिटल, लिखा था नहीं लिखा था? यस सर. तो वो पेड अप शेयर कैपिटल जहाँ पे आएगा ना, वो सारा आपका इक्विटी है. सो दैट मींस कि उतना आपने शेयर कैपिटल इशू किया हुआ है. इक्विटी मींस कि जितने आपने शेयर इशू किए और उस हिसाब से कैपिटल जितना आया हुआ है. क्लियर हुआ? नहीं हुआ? सर अपन क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं पूछूंगी. मैं एक्चुअली ना बहुत आगे एक क्वेश्चन देखा है ना, उसमें ना. ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो पूछ एक मिनट सर, ये इक्विटी इशूड ऑफ मतलब क्या, शेयर हमने जो सेल कर रहे, शेयर्स जो सेल कर रहे वो उसका है? अच्छा देखो, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ देवा. मैं कंपनी आज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? फॉरगेट अबाउट ऑल द रेशियो, सब कुछ भूल जाओ. अब एक जेन्युइन सी एक सिचुएशन लेते हैं. हम ये सोच के मान के चलते हैं कि हम एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? मैंने एक हॉस्पिटल खोलना है. I am quite sure कि the hospital will cost me around 100 crore rupees. I was of the opinion कि ये 100 करोड़ में मेरा अस्पताल तैयार हो जाएगा, right? And then suddenly after 100 crores I realized that it is taking 50 crores more. कि ये अस्पताल मतलब 50 करोड़ और इसमें चाहिए होंगे, राइट? सो अब मेरे पास दो ऑप्शन है. दो ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं 50 करोड़ मार्केट से उधार ले लूं. I take up a loan of 50 crore rupees, put in 150 crores, finish up my hospital starts functioning, and after a certain while I actually क्या कहते हैं, pay up that 50 crores back. I'm still the sole owner of my hospital, right? And I am absolutely comfortable that ways कि मैं किसी को भी, बिकॉज मेरे को क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे? मुझे एडवांटेज ये मिलेंगे, सारा प्रॉफिट जो होगा वो मेरा होगा. मेरे को हॉस्पिटल में कोई भी चेंज करना होगा वो मैं कर पाऊंगा. मेरे को किसी से कुछ पूछना नहीं है, राइट? एक एडवांटेज तो ये, मतलब ये एडवांटेजेस हैं, और एक तरीका तो ये है, राइट? दिस इज द डेट वे. मैंने 50 करोड़ का लोन लिया, आई हैव टू रीपे इट, सो दिस इज डेट.
equity क्या है? Now I know that 50 crores need to be pooled in. So what I say is this 100 crores, this 150 crores now, मतलब 50 करोड़ मैं और डालूंगा तो मेरे को 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा पर मंथ in coming when the hospital gets functional. So I pool in that 50 crore rupees from some place and I tell them कि भाई 1.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट होगा इसमें से 50 लाख तुम रख लेना, 1 लाख रुपए मैं रखूंगा क्योंकि उसी हिसाब से मेरी शेयर होल्डिंग पैटर्न है एंड वी कैन कंटिन्यू लाइक दिस. इन फ्यूचर कभी हमें एक्सपेंशन करना होगा तो वी विल डू इट जॉइंटली. सो दिस बिकम्स लाइक इक्विटी पार्टनरशिप, राइट? एक इक्विटी हमने इशू करनी शुरू कर दी है, राइट, हॉस्पिटल की. Slowly and steadily, I can actually issue more equity also. If I require money and my 100 crores are still invested there, I can ask somebody कि यार मेरे को तो पैसे की अभी जरूरत भी है, अस्पताल बिल्कुल सही चल रहा है, 1.5 लाख का प्रॉफिट है, 50 करोड़ उन्होंने लगाए हुए हैं, 50,000 रुपए वो हर महीने लेके जाते हैं. Would you be interested? Somebody else also might get interested. They give me my 50 crores. I take that 50 crores back with me. Now it is divided between 50 crores of 3 people. So everybody has a equal percentage of 33, 33, 33, and everybody is taking profit of 30% of 50,000 each. 33% के हिसाब से 50,000 each everybody is taking home. This is other way of doing it. This is like your equity. You're keeping on selling your part of the business and you're distributing your equity, right? But there is a limit to it. सर जो कह रहे थे ना कि मुकेश अंबानी का तो अब उसमें सिर्फ 10% या 15% स्टेक हो गया, हो सकता है जीरो, मतलब 10-15% भी वो सिर्फ एक शेयर होल्डिंग उसकी बची हो, राइट? बाकी व्हाई दिस इज अनदर वे. इसमें एडवांटेज क्या है? इसमें एडवांटेज ये है कि ऑब्वियसली आई डू नॉट हैव टू रीपे आफ्टर 10-15 years. I will not repay after 10 to 15 years. It will continue like this. डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है अगर मैं अस्पताल जाके कुछ भी बदलवाने की कोशिश करूं या मैं बोलूं कि भाई ये चेंज चाहिए, the other 2 people might stand up and say कि इसकी कोई जरूरत नहीं है. अस्पताल मेरा था, I would wanted that change, but now suddenly there are 2 more people who are equally मतलब I am accountable to those 2 people equally, मतलब equally well. They are part owners now basically. So I have practically compromised on that autonomy. तो या तो मैं इक्विटी कर सकता हूँ एंड आई हैव दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि सब पूछ पाछ के बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे, एवरीथिंग गोज थ्रू दैट, और आई टेक अप अ लोन एंड रीपे इट लेटर, राइट? सो डेट इज टॉकिंग अबाउट दैट लोन, equity is talking about this situation, right? So further down the line I can either issue equity or take up loan. So it is always an interplay between debt and equity. The ideal situation is you should have 1. The debt equity ratio is 1, right? So you should not have too much loan also with you, which you are not able to pay. And if you're not able to pay, that also has consequences, right? So the ideal ratio is 1. So that means you have, if suppose you required 100 crore rupees, you took 50 crores loan and 50 crores were issued as equity. So उससे क्या होगा? Eventually अगर आपको अपना लोन कवर अप करना भी पड़ेगा, आप सिर्फ इक्विटी जो आपके पास बची हुई है उसी से आप अपना लोन कवर अप कर पाओगे. ज़ेबा, कुछ क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत? Yes, sir. Yes, sir. So this is what debt to equity is talking. Do you issue more of equity? Do you issue more of debt? Right? So क्या आप लोन ज्यादा लोगे या आप प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा करोगे? So debt to equity ratio is actually talking about all that, right? Okay. Debt to equity ratio वहां पे भी था, ठीक है? अच्छा, debt ratio, total debt to total assets, वहां पे क्या था? Total assets to debt, ऐसे ही था जो मेरे ख्याल से हम पावर पॉइंट कर रहे थे, उसमें उल्टा दिया हुआ था, उसमें टोटल एसेट्स टू टोटल डेट दिया हुआ था, है ना? वो था टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ये है डेट टू एसेट्स रेशियो. बात वही है, बस आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गया है. द ओनली थिंग इज दिस इज टॉकिंग अबाउट डेट व्हिच इज योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अगेंस्ट योर टोटल एसेट्स. कि इफ R is the hospital building, land, everything which you have created.
is it good enough to cover up your total debt? क्या वो पूरा उधार उतारने के काम आ सकता है? Essentially this will be a reflection of your book value also. Book value मतलब कि आपके टोटल की वैल्यू कितनी है और क्या उस वैल्यू से आप अपना टोटल उधार उतार सकते हो कि नहीं उतार सकते. तो अगर टोटल डेट से ज्यादा टोटल एसेट्स की वैल्यू होगी इन दिस पर्टिकुलर, ये जो हैंडबुक में डेट रेशियो दिया हुआ है, अगर इफ डेट इज मोर एंड एसेट्स आर लेस, दिस रेशियो विल बी मोर देन 1. दैट मींस यू हैव टेकन, यू हैव पाइल्ड इन लॉट ऑफ डेट, राइट? एंड if suppose debt is less and assets are more, that means your assets are good enough to cover up your debt. ठीक है, clear? Yes or no? Yes, आके ना sir. पहले दो क्लियर हुए? Yes, sir. Okay, ठीक है. Now it is talking about debt to capital ratio. Debt to capital ratio is your interest bearing debt upon interest bearing debt plus shareholders equity. उसमें लिया plus shareholders equity. Capital, total capital deployed would be what? Total capital जो आपका बिजनेस में लगा हुआ है वो कितना है? Debt plus equity plus owners capital भी तो आना चाहिए इसमें. Okay. So basically debt is still that only, loan. You're talking about loan to what you have put in. You're talking about capital. So in this particular case, your debt to capital ratio is not equal to your proprietary ratio. मैं शायद यही कह रहा था ना, proprietary ratio में you just take about your owner's capital. So when you're actually talking about proprietary ratio will talk about debt to owner's capital. This is talking about debt to capital, and here capital being considered is your debt also and equity also. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि टोटल कैपिटल जो बिजनेस में रन लगा हुआ है वो आप कंसिडर करो एज कंपेयर्ड टू योर लोन विच यू हैव taken. So the total capital which you have deployed is your debt plus equity, and you have actually taken a debt. So debt to capital ratio is your loan versus the total capital which has been deployed in the business, right? But proprietary ratio में आप owners capital consider करते हो, right? Clear हुआ है नहीं हुआ? हाँ कि ना? कल तक होगा सर. कल तक होगा? क्यों कल तक क्यों होगा? ऋषभ? सर जब तक मैं खुद नहीं पढ़ता तो नहीं होता सर. हाँ बोलो. Sir, this is shareholder. If earning profit, for example, then only then divide the profit among the other participants of the other shareholders, right? Other than owner. Right. So if the company is not in profit, so still the company have to give something to other partners. No. If they are providing the capital. नहीं, equity की बात हो रही है ना. We're talking about equity, so that is with an understanding that if there is no profit, there will be no distribution. So there will not be any interest sharing also. If particular shareholder says that if your company is not incurring profit, but I have invested some amount in your company, but I am expecting at least that amount should be there. I don't want any losses for my amount which I have invested. So then that means a debt, no? It is not equity. So then there can be only two types, no? Either it can be debt or it can be equity. Equity does not come with an understanding. Equity comes with an understanding that if there will be profit, it will be shared. Debt comes with an understanding that no matter whether profit will be there or not, it has to be repaid. Okay, then that is debt. Whatever I am saying is a debt. And equity is whatever the circumstances you have to accept it. Yeah. Okay, sir. Okay, clear. So this was debt to capital ratio, और मेरे ख्याल से हम इस last ratio times interest earned ratio हम करेंगे और उसके बाद we'll stop. We'll do 2 ratios tomorrow and probably DuPont analysis. बाकी जाके ये 2 ratios आप please पढ़िएगा. One would be the liquidity ratio and the other one would be solvency ratio.
both are talking about liabilities. Liquidity ratio is talking about current liabilities and solvency ratio is talking about long term liabilities. So solvency ratio ये बता रहा है कि आप long term liabilities cover करने के लिए कितने सक्षम हो, और short term liabilities cover up करने के लिए how capable you are, that is being told by your liquidity ratio, right? Times interest earned ratio. This is the fourth ratio, which was there also. It actually means that you have to pay interest on your capital. Your earnings. So, are your earnings good enough to cover up your interest? Right. Here it is written interest before earnings before interest and taxes. Right. So, it will be earning before इंटरेस्ट डेफिनेटली, बिकॉज इंटरेस्ट तो आप इसी अर्निंग से पे कर रहे हो, बट इट हैज टू बी आफ्टर टैक्सेस. आपने टैक्स पे कर दिया, आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया. आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया, इज दैट प्रॉफिट गुड इनफ टू कवर योर इंटरेस्ट एक्सपेंस? सो दैट इज व्हाट टाइम्स इंटरेस्ट अर्न मीन्स. एंड टाइम्स इंटरेस्ट अर्न मीन्स एंड द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो दोनों सेम ही है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. सो दैट मीन्स कि अगर सपोज your profit is 4 rupees after taxes, आपने 4 रुपए का प्रॉफिट किया after taxes, you have to pay an interest of 2 rupees on the debt. If you are suppose have to pay 2 rupees interest on the debt, whatever debt you have taken, the interest which needs to be paid is 2 rupees. So that means you have earned at least twice. So the profit is at least this much that it covers the interest twice. Right? So higher it is, the better it is. आपका प्रॉफिट इतना ज्यादा होना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा आप मतलब इंटरेस्ट तो कवर करो ही करो, एंड यू आर स्टिल रिमेनिंग विद सम प्रॉफिट. देयर इज सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट स्टिल व्हिच रिमेन्स देयर, राइट? सो इफ सपोज इट इज लेस देन 1, सो दैट मींस अर्निंग इनफ टू कवर अप योर इंटरेस्ट. तो आप इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाओगे अगर आपका ये रेशियो लेस देन 1 रहा तो, राइट? So the idea should always be you're earning so much that you are able to cover the interest on your debt. So whatever interest on your debt is, that needs to be covered up. This is your times interest earned or your interest coverage ratio. Clear हुआ times interest earned? Yes or no? हाँ के ना? ऋषभ, नेहा, बोलो सर. सर आप ना इसके क्वेश्चन सॉल्व कराओगे ना तभी क्लियर होगा ये, क्योंकि सर क्वेश्चन में ना कुछ भी दे रखा है सर. ठीक है, समझ गया. ठीक है. आपने एक क्लियर करा देना, उसके बाद ही क्वेश्चन करा देना सर. अब इसको कल करा देना. अभी तो क्लियर है, वो समझ आ रहा है, बट ना ये क्वेश्चन में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है. ओके, ठीक है. इसके क्वेश्चंस करेंगे. एक बार जो कॉन्सेप्ट्स हम चारों रेशियोज के कर लेंगे, ठीक है? वंस वी आर डन विद ऑल, फिर हम क्वेश्चन करेंगे खूब सारे, ठीक है? और मेरी रिक्वेस्ट बस ये है, जो आज हमने किया उसमें हमने सिर्फ 2 या 3 चीजें की हैं प्रीडोमिनेंटली. अगर ये 2-3 चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो जाके एक बार ये 9 मिनट का वीडियो देख लेना. ये वीडियो अपलोडेड है और this video is uploaded in your general files classroom materials unit 2 का सारा मटेरियल उसमें अपलोडेड है. एक बार जाके ये वीडियो देख लेना. 9-10 मिनट का है. जस्ट टेक आउट 9-10 minutes of your time and just see this video. And what we have done today is out of ratios. पहली चीज हमने रेशियो समझने की कोशिश की, that it is basically a financial term which expresses a relationship between two things, right? So it could be any of the two things. And why we do it is to have a better understanding of our financial statements. हमारे को अपनी financial statements से ना थोड़ी सी better understanding चाहिए होती है. हमने पहले 2 जो ratios देखे वो देखे थे liquidity ratio और solvency ratio. Liquidity ratio is just telling me कि how good am I to cover up my current liabilities. Solvency ratio is just telling me how good am I to cover up my long-term liabilities, right? So solvency ratio में जो भी बात होगी वो current assets और current liabilities की बात होगी. उसमें जो 3 चीजों की बात हो रही है वो करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो की बात हो रही है. तो जो करंट एसेट्स है
उसमें भी कैश इज द मोस्ट इजीली अवेलेबल एसेट, तो वो करंट लाइबिलिटीज को तुरंत कवर कर सकता है. सो दैट इज व्हाट इज टेकन इनटू योर एसिड टेस्ट रेशियो. And for a current ratio, you actually take all the current assets and all the current liabilities. सॉल्वेंसी पे जब हम आए तो हम डेट और इक्विटी का इंटरप्ले देख रहे थे कि डेट अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, इक्विटी अलग तरीके से बिहेव कर रही है. सो वी सॉ डेट इक्विटी रेशियो, वी सॉ डेट रेशियो, फिर हमने डेट टू कैपिटल रेशियो देखा और वहां पे प्रोप्राइटरी रेशियो है. तो प्रोप्राइटरी रेशियो टॉक्स ओनली अबाउट ओनर्स कैपिटल, डेट टू कैपिटल रेशियो इज टॉकिंग अबाउट द टोटल कैपिटल डिप्लॉयड. टाइम्स अर्न मीन्स जो आपने लोन लिया है उस पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है कि आप इंटरेस्ट भी पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. तो इतना अभी हमने किया है, हमने इससे ज्यादा नहीं किया है. एक बार जाके वीडियो देख लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना. क्वेश्चंस डेफिनेटली हम क्लास में कल करेंगे. और अभी हमने 2 रेशियोज किए हैं, 2 और करने हैं. 2 रेशियोज जो बचे हैं वो कौन से हैं वो बता दो एटलीस्ट. कौन से 2 बचे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बात करेगा प्रॉफिट हमने जनरेट किया कितनी मेहनत करके, कितना आपने उस पे मेहनत की है. सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विल टेल यू प्रॉफिट एट व्हाट, मतलब विद व्हाट एफर्ट. सो दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. और आपका एक्टिविटी रेशियो विल टॉक अबाउट योर टर्नओवर, कितना आपका टर्नओवर हुआ है, तो मतलब टर्नओवर आपका कितने टाइम से हो रहा है. सो इट विल टॉक अबाउट टर्नओवर. ये दोनों रेशियोज भी हम कल देखेंगे, कल हम फिर सॉल्व करेंगे, हम कल क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है, चलेगा? यस सर. ठीक है, तो कल वेडनेसडे है. ठीक है, कल मेरे ख्याल से ये सब हो जाएगा. प्रैक्टिस कल करते हैं, रेशियोज की प्रैक्टिस हम कल कर लेंगे. ठीक है ऋषभ, कल बोर्ड चलेगा नहीं चलेगा? व्हाइट बोर्ड जल्दी बता. मोजो जोजो मेरे पास दोगे तो चल जाएगा. मेरे घर से आगे ले जा. कहाँ रहता? रोहिणी. हैं? एनीवेज, रोहिणी. रोहिणी तो पास ही है, रोहिणी ज्यादा दूर नहीं है. मधुबन चौक. पता है सर. हाँ, उसका 4-5 किलोमीटर आगे. ओके, ठीक है, चलो. सो वी कॉल इट अ डे. एंड रेशियोज आधा हुआ, रेशियोज आधा कल और करते हैं. इन दो रेशियो करने के बाद एक ड्यूपॉन्ट एनालिसिस और रह जाएगा. ड्यूपॉन्ट एनालिसिस हमें और करना पड़ेगा. ठीक है, सो कल बाकी के रेशियोज देखते हैं. सो हैव अ ग्रेट लंच. टाटा, बाय बाय. सर हम सब कुछ कर लेंगे, बस सर किसी को ना सबको बात कर देना आप. अरे पास मैं क्यों करूंगा? और मतलब समथिंग लाइक दैट कि मेरे हाथ में नहीं है ये, आप लोगों के हाथ में. आप लोग मेहनत कर रहे हो, पास हो गए यार, इसमें कोई दो राय ही नहीं है. नहीं सर, हम तो लेकिन सर मेरे इधर कॉर्नर कलम तो आपके हाथ में चेक करने के लिए. मतलब नो टीचर लाइक्स टू फेल. ठीक है, एवरी टीचर लाइक्स टू पास. सर नहीं, मैं पास करता हूँ फेल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं जब बच्चा कुछ ब्लाइंड कर रहा है. And I have already told you कि it will take a lot of effort to fail in finance. It will take less effort to pass and a lot of effort to fail. तो 7 यूनिट में से 5 यूनिट पक्के, 5 यूनिट में से 3 यूनिट, मतलब 3 क्वेश्चन अगर परफेक्ट हो गए तो 60%. And then there's a margin of safety of 2 questions. तो 7 यूनिट में से 3 यूनिट पक्के नहीं हो पाएंगे, बताओ. वो सब कुछ होना सर, ये काल्पनिक घटनाओं की तरह लग रहा है. बिल्कुल अब तो नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, ये सभी बातें काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से लेना देना नहीं है कुछ. अरे अब तो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स व्हाट द पैटर्न इज, है ना. वो क्वेश्चन तो ना तो एग्जाम में आने वाला तो मालूम ही सर. हाँ, लेकिन एक चीज पक्की है कि the questions are never repeated. मतलब types वही होंगे, लेकिन don't expect it will be the same questions or same numbers. क्योंकि मेरे पास एक बच्चा अलग-अलग. हाँ, मतलब concepts यही हैं, numbers definitely अलग होंगे. मेरे पास एक बच्चा आता है कि मैं रट्टा मार लूँ, मैं रट्टा मारने से नहीं हो पाएगा. And I think it is very hard to rote learn this. So रट्टा मारना पॉसिबल नहीं है. प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा. आई एम ऑलवेज हियर. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो,
व्हाट्सएप कर दो, ईमेल कर दो, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, हैव अ ग्रेट लंच, टाटा बाय बाय. सतीश सर भी वेट कर, जल्दी जल्दी लंच करो, फिर सतीश सर की क्लास है. ओके चलो बाय, कर दूं एंड. थैंक यू सर. ओके जी, कर रहा हूँ मैं, एंड कर रहा हूँ मीटिंग. बाय.